बेहद सुस्ती के साथ सीमित दायरे में बाजारों में होता कारोबार, न ऊपर जाने की जल्दी और न गिरने की हड़बड़ी। आखिरी 1.5 घंटा देखते हैं किस तरह का रहता है एक्शन और क्या करें, कल की तैयारी रहेगा, इसी पर खास फोकस। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। स्वागत है आप सबका जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जैसा आज सुबह हम बात कर रहे थे, मिडवीक सेशन में थोड़ी सुस्ती आपको आती हुई, बड़ी गिरावट नहीं है, कोई ऐसा बड़ा करेक्शन नहीं है, थोड़ा स्टॉक्स में रोटेशन है, इंडेक्स में सुस्ती बट बाकी बाजार में चुस्ती। तो समझेंगे इस ट्रेंड को अनिल जी के साथ, और आज क्लोजिंग के लिए क्या करनी है तैयारी, डेटा क्या कह रहा है, ये भी अनिल जी आपको बताने वाले हैं। उससे पहले इस समय की जो बड़ी बातें सर, उस पर नजर डालिए। बिल्कुल दीप, बड़ी बात यही कि बड़े सीमित दायरे में कारोबार होता दिखा, न बड़ी तेजी के मूड में है बाजार, तो न कोई कमजोरी के भी संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। 19,421 ये आज का हाई है, तो 19,344 आज का लो है, तो मुश्किल से आप कह सकते हैं 50-60 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने किया है कारोबार। और बैंक निफ्टी का भी कमोबेश यही हाल है, 45,100 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ और ऊपर में 45,400 का लेवल सुबह सुबह दिखाया, लेकिन 45,300 45,100 की रेंज में ज़्यादातर वक्त 200 पॉइंट की इस रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाया। सरकारी बैंक का आज है कमजोर, HDFC बैंक के नेतृत्व में, और NBFC शेयर भी तेज दौड़ लगाने के बाद आज थोड़े ठंडे दिखेंगे। दोनों ही इंडेक्स 5% नीचे है, लेकिन FMCG शेयर लाइफ हाई पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। इंडेक्स बेहद मजबूत है और ऑटो शेयरों से भी रफ्तार बनती दिख रही है। कंजम्पशन से जुड़े हुए स्टॉक्स काफी तेजी में आज आगे बढ़ते दिख रहे हैं। 1 से 1.5% की तेजी इन दोनों ही इंडेक्स में आपको आज नजर आएगी, और निफ्टी को बचाने का काम यही करते हुए दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स 80 अंक कमजोर है, यूरोप के बाजार 0.5% फिसले हैं। तो ये है अब तक का आज का पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए। आज सुबह आपने एक और इम्पॉर्टेंट चीज कही थी, आपने ये कहा था कि इंडेक्स पर थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ी नरमी आ सकती है, बट स्टॉक्स में कोई चिंता नहीं होने वाली है। और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देख लीजिए सर, दोनों आधा % ऊपर है, तो इंडेक्स सुस्त हो गया है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, सेक्टर्स भी मूव कर रहे हैं, और मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन आ रहा है वापस। तो ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक्स में पैसा आता हुआ दिख रहा है, लेकिन दिग्गजों में, और वो भी अगर आप देख रहे हैं इंडेक्स रिलेटेड स्टॉक्स में, खासतौर से HDFC और HDFC बैंक। बिल्कुल, HDFC फिन निफ्टी और निफ्टी को कमजोर कर रहा है, HDFC बैंक निफ्टी और निफ्टी को कमजोर कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं कोई बचाने को तैयार। देखिए ITC, कब आप सोचते हैं कि ITC फिर से 2% बढ़कर और 500 की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जहां से सपोर्ट चाहिए वहां से आपको सपोर्ट मिल रहा है। लीवर लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, मेरिको और ये सारे छोटे मोटे जो भी जितने FMCG शेयर हैं, सब में बढ़िया एक्शन आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी बढ़िया तेजी वहाँ है एक्चुअली। सो आई थिंक ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो कोई खास समस्या नहीं है, लेकिन हाँ, इंडेक्स में थोड़ा सा दबाव इस लिहाज से है कि आपको कहीं न कहीं ये संकेत दे भी रहा था, और इसलिए आज हम कह भी रहे थे कि आज से इस ट्रेंड का बदलाव होना शुरू होना है, जहाँ पर एक तरफा तेजी के बाद अब आपको ऊपर के लेवल भी ऐसे दिखेंगे जहाँ रुकावट आनी है। अब तक सिर्फ ऐसे लेवल थे कि ब्लू स्काई जोन है, आप बेचने के लिए जगह नहीं है, लेकिन अब आपको कहीं न कहीं बेचने के लिए जगह भी मिल रही है। तो आप आराम से सपोर्ट लेवल का इंतजार करें, खरीदें, और जहां पर आपको रुकावट के लेवल बनकर निकल कर आए वहाँ बेचना भी चाहिए। बचे हुए समय में मुझे लगता है थोड़ा सा दबाव रहने की संभावना है दीप। अच्छा। बहुत तेजी शायद आज हम न कर पाए, उसके वजह मैं बताता हूँ। एक ये कि 4 दिनों तक आप बढ़िया लाइफ हाई बना चुके हैं, और 5 दिनों से अच्छी तेजी कर रहे हैं। बिल्कुल, आज थोड़ा सा रुकावट का दिन है, तो कोई खास गलत बात नहीं है। दूसरी बात है कि सोमवार के छोटे से ट्रेडिंग सेशन के बाद मंगलवार की छुट्टी, और इस बीच में 2-3 दिनों का डाउ फ्यूचर्स का जो ट्रेंड है वो हल्का कमजोरी का है, और आज भी 80 पॉइंट नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स नजर आ रहे हैं। तो इस बात की संभावना बनती है कि आज अमेरिका में हल्का फुल्का कमजोरी वाला सेशन रहे, आपको मेंटली उसके लिए तैयार होना है। तो इस वजह से, और पिछले 2-1 दिनों से वैसे थोड़ा सा खरीदारी का आंकड़ा तो है, लेकिन धीमी जरूर पड़ी है। तो कई बार क्या होता है कि जो लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, मैं यहाँ शॉर्ट सेलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो तेजी की पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो वो जो बुक करना चाहते हैं वो 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो है जो पर्टिकुलर लेवल के नीचे जाने पर सोचेंगे कि बाजार ने शॉर्ट टर्म टॉप बना लिया है और उसके बाद हम बेचें, वो 1 या 2% की गिरावट का इंतजार करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े अधीर होते हैं, जिनमें पेशेंस कम होता है, वो पहली ही रुकावट पर बेच देना चाहते हैं कि मैं मेरे हिसाब से टॉप हो गया। तो वैसे कुछ लोग हैं जो आज प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, या उनमें वैसे लोग भी हो सकते हैं जो ट्रेडिंग के लिहाज से ऊपर के लेवल पे पोजीशन लेकर बैठे हैं, और पहले ही रुकावट के लेवल पे उनको डर लगने लगता है कि मैंने तो गलती कर दी। सो आज थोड़ा सा बजाय सेलिंग के
मुझे लगा लेक ऑफ बाइंग हो सकता है आखिरी 1.5 घंटे में, क्योंकि लंबे समय बाद आपका अमेरिका भी ट्रेड करेगा। सो आज और डाउ फ्यूचर्स आपको उतना सपोर्ट दे नहीं है। सो आई थिंक थोड़ा सा लोग खरीदने के पहले थोड़ा सा इंतजार करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत आप टूट जाएं, घट जाएं, ऐसा कुछ नहीं। फिलहाल 45,000 के आसपास बैंक निफ्टी पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। निफ्टी 19,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। अब 19,300 को भी हम करेक्शन मान ले तो फिर क्या कहेंगे? इसका मतलब ये कि हम बहुत ही ज्यादा बुलिश मार्केट में है कि जहाँ 100 पॉइंट की गिरावट भी करेक्शन होती है। आज तो कुछ भी नहीं किया है सर, आज पूरी फ्लैट लाइन है निफ्टी बैंक। हाँ, दोनों अच्छा है। मेरे ख्याल से दीप ये अच्छा संकेत है कि बाजार आगे बढ़ने के पहले वक्त बिताना चाहते हैं, ताकत आजमाइश करना चाहते हैं, कंफर्ट और कॉन्फिडेंस दोनों तरह के ट्रेडर्स का देखना चाहते हैं कि तेजी करने वालों में कितना दम है और मंदी करने वाले कितने हावी होने की कोशिश करते हैं। सो बहुत बढ़िया मार्केट है। आज की क्लोजिंग बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन जिस तरीके से सेटअप दिख रही है उस सेटअप को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज शायद बढ़ने के लिए बाजार थोड़ा सा इंतजार करें। सो मेरा ये समझना है कि खरीदने का कॉल लेने के लिए थोड़ा सा वेट कर लें। अगर नीचे ना आए, ऊपर आ जाए तो थोड़ी प्रॉफिट बुक करके वापस नीचे का इंतजार करें। सो रेंज के ऊपरी सिरे का इंतजार करें प्रॉफिट बुक करने के लिए, और अच्छे सपोर्ट लेवल पर आए वहाँ खरीदारी करनी है। और अच्छे सपोर्ट लेवल फिलहाल जो पहला नजर आता है 19,300 निफ्टी है और बैंक निफ्टी 45,000 है। ये 2 लेवल हैं जिस पर आपको फोकस करना है। गॉट इट सर, चलिए बढ़िया, कोई परेशानी की बात नहीं। थोड़ा इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा है वो, ठीक है। देखते हैं आज शाम को अमेरिका में भी कैसा एक्शन आपको बनते हुए दिखता है। आइए, कुशल और अरमान भी हमारे साथ तैयार, और फिर हमारे सारे मेहमान भी जुड़ने के लिए तैयार हैं। बट कुशल से जानते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आने वाले दिनों के लिए। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताइए। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीप। तो काफ़ी सारी कंपनियों के बोर्ड मीटिंग्स आज होने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट में। यहाँ पर सबसे पहले हैट्सन एग्रो पर नजर रखिए। यहाँ पर बोर्ड बैठक में विंडमिल डिविजन्स के सभी एसेट्स को स्लम सेल के जरिए बेचने पर विचार करेगी कंपनी। साथ ही सोलारा एक्टिव फार्मा साइंसेज राइट्स इशू के जरिए यहाँ पर पूंजी जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक है। साथ ही हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, यहाँ पर जो पुणे में इनका लैंड है, वहाँ पर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ भी इन्होंने मीटिंग बुलाई है। फेड की जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स भी आज जारी होते हुए दिखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है आज के लिए। जहां तक कल का सवाल है, यहां पर कैश सेगमेंट से जीएम ब्रेवरीज अपनी पहली तिमाही के नंबर्स डिक्लेयर करता हुआ दिखेगा। साथ ही एनसीएलटी की हियरिंग होने वाली है जी एंटरटेनमेंट सोनी मर्जर को लेकर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पीएसयू बैंकों के जो चीफ्स हैं उनके साथ मुलाकात करेंगी, इनकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करने के लिए। शेयर बायबैक प्रस्ताव पर बीएससी जो है अपनी बोर्ड बैठक करेगा। अदानी ग्रीन एनर्जी पूंजी जुटाने के प्रस्ताव पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। सेनको गोल्ड, इसका आईपीओ बंद हो जाएगा कल के दिन में। और साथ ही ट्विटर का राइवल थ्रेड्स, जो कि एक इंस्टाग्राम ऐप है, वो लॉन्च होता हुआ दिख सकता है। साथ साथ अगर शुक्रवार की बात करें, 7 जुलाई, आईओसी पर फोकस करिए। राइट्स इशू के जरिए फंड जुटाने पर कंपनी बोर्ड बैठक करेगी। साथ ही सुजलॉन एनर्जी भी फंड जुटाने पर विचार करता हुआ दिखेगा। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी, यहां पर जो सब्सक्रिप्शन आया था 106 टाइम्स का आईपीओ, इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, तो देखना होगा कि फाइनल यहां पर किस प्राइस पर लिस्टिंग होती है। काफी सारी कंपनियां, यानी कि कुल मिलाकर 11 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए देखेंगे। चुनिंदा नाम एक्सिस बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस, अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज जैसे स्टॉक शामिल है। एक्स डेट है रोटो पंप्स के भी, जो बोनस शेयर इन्होंने 1:1 के रेशियो में जारी किया था। और अंत में जून महीने का जो यूएस का जॉब्स डेटा है उस पर भी हमारी नजर रहेगी 7 जुलाई शुक्रवार को। ओके, ये है कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आज आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन सी खबरें आज? जी गुड आफ्टरनून। कई सारे बिजनेस अपडेट्स रेगुलरली आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले पुणे वाला फिनकॉर्प की अगर आप बात करें तो डिसबर्समेंट में 143% की आपको वाई बढ़त आती हुई दिखेगी। वहीं अगर आप Q1 के अंत तक अगर देखें 4,000 करोड़ की जो है कंपनी की लिक्विडिटी आती हुई दिखी है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो कुल डिपॉजिट्स में लगभग 36% के आसपास की बढ़ोतरी है वाई। वहीं ग्रॉस एडवांसेज में भी लगभग आपको उतने ही % की बढ़ोतरी जो है वहाँ पर आती हुई दिखेगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पर भी जो अपडेट है वहाँ पर लोन्स एंड एडवांसेस की बात करें तो लगभग 25% के आसपास वाई बढ़कर आते हुए दिखे। और डिपॉजिट्स में भी लगभग 45% के आसपास की आपको बढ़त आती हुई दिखेगी। गोदरेज कंज्यूमर की बात करें तो यहाँ पर जो डबल डिजिट वहाँ पर सेल्स ग्रोथ वो है, यहाँ पर वो संभव है। और Q1 के अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो लगभग 7 से 9% रहने की जो यहाँ पर उम्मीद आती हुई दिखी है। IEX यहाँ पर जून के वॉल्यूम्स में लगभग 8% के आसपास की बढ़ोतरी आई है। और अगर आप Q1 का वॉल्यूम देखें तो वहाँ पर भी लगभग आपको 8% के आसपास की बढ़ोतरी आती हुई दिखेगी। हालांकि अगर आप देखें जो इनका मार्केट क्लोजिंग के प्राइसेस के हिसाब से अगर आप देखेंगे, टोटल जो रिकॉर्ड स्तर पर इनके जो RTMs है वहाँ पर भी वो आते हुए दिखे हैं। टाटा मोटर्स UK JLR की बिक्री जो 4,732 से बढ़कर लगभग 6,100 के आसपास आते हुए दिखे, तो मंथ ऑन मंथ भी आपको काफी बढ़िया इंक्रीज दिख रहा है। और अगर आप वाई अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको अच्छा खासा इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। मारुति सुजुकी
मारुति सुजुकी की जो प्रीमियम MPV इन्वेक्टो जो है वो लॉन्च होती हुई दिखी है, जिसका अगर आप शुरुआती कीमत देखेंगे तो 24.8 लाख के आसपास है। और सभी वेरिएंट्स में अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो है उसकी सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। L&T कंस्ट्रक्शन को लगभग 1000 से 2500 करोड़ की रेंज में जो बिल्डिंग और फैक्ट्रीज कारोबार के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और कई सारी ब्लॉक डील्स है जिसमें HDFC बैंक लगभग 6 लाख शेयर, संवर्धन मदरसन 12 लाख, गेल 11 लाख, मैक्स हेल्थ केयर 33 लाख और IOB 11 लाख शेयरों के कई सौदे की। ओके, तो ये हैं ढेर सारे स्टॉक्स जहां पर आज खबरों के दम पर और ब्लॉक डील्स के दम पर है भरपूर एक्शन। और एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए अगले 1.5 घंटे के लिए एक्सपर्ट का एक बेहद दमदार पैनल आपके लिए है तैयार। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी के साथ जुड़ चुके हैं हिमांशु जी, सचिन जी, धर्मेश कांत साहब और साथ ही साथ आशु मदान साहब भी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए बिगुल्स के साथ करते हैं शुरुआत। हिटमैन हिमांशु, क्लोजिंग शो का पहला बिगुल। हिमांशु जी बताएं सर। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, डेविस लैब में आज एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। जिस तरह से हूबहू कल हीरो मोटोकॉर्प में ब्रेकआउट आया था, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न डेविस लैब में बनता हुआ नजर आ रहा है। 5 से 7 अटेम्प्ट्स में स्टॉक 3650 3670 के आसपास आकर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया था, लेकिन एक अच्छा बेस बनाने के बाद आज यहाँ पर इवेंचुअली एक कंफर्मेशन आती हुई नजर आई है। और मुझे लगता है कि यहाँ से 200 से 250 रुपए तक का मूव डेविस लैब में कल तक ही आता हुआ नजर आ सकता है। तो डेविस लैब के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे। 3720 3725 के करंट लेवल्स हैं। थोड़ा कोई डिप मिलता है तो पोजीशन ऐड करेंगे। 3680 का स्टॉप लॉस और 3850 और 3900 रुपए के टारगेट्स के लिए डेविस लैब के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। डिवीज खरीदे, ये राय आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से आती हुई। तो FMCG फार्मा शेयरों में एक्शन भरपूर फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आइए बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर ऑटो में जो रफ्तार है, मुझे लग रहा है मारुति में जो एक काफी सालों से एक पेंडिंग लेवल था 10,000 का, मुझे लग रहा है वो 10,000 का लेवल अभी पार हो जाना चाहिए। एंड जिस तरीके से यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट था, उसके बाद एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है, तो ये सारे कन्विक्शन अभी भी बढ़ा रहे हैं कि लगभग मुझे लग रहा है आज का जो मोमेंटम मिला है वो 10,160 तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी है मारुति के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा अभी दिखाई दे रहा है, लगभग अराउंड 9840 का लेवल मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है। तो 9840 के लेवल के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजिशनल लॉन्ग्स ऐड करने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है इवेंचुअली ये पर्टिकुलर स्टॉक 10,600 के पार भी निकल जाएगा, बट ट्रेडिंग के लिहाज से, इंट्राडे के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 10,160 का। सो खरीदारी करनी है मारुति के फ्यूचर्स में। ये पर्टिकुलर रिकमेंडेशन हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दी है। तो मुझे लग रहा है एक ऑलमोस्ट 5 साल का ब्रेकआउट है यहाँ पर एंड फॉलो थ्रू एक्शन भी काफी तेज होगी। बताएं एक बार, हमने 940 गलती से लिया। आप शायद बुरा भी मान जाएं उसके लिए। जी सर बताएं। ये लीजिए 9840 का स्टॉप लॉस होगा। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा 10,160 का। अभी होगा फिर पहला बताए तो जी दूसरा भी होगा। फिर आपने बोला पहला टारगेट 10,160, तो दूसरा भी होगा फिर तो। दूसरा टारगेट है 10,600 का। 10,600 राइट। 10,600 यस। ओके, तो मारुति ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सचिन जी की तरफ से आती हुई 9,840 के स्टॉप लॉस के साथ। आइए मारुति की बात हो रही तो सचिन जी आप ही के लिए विशेष तौर से हम चलेंगे दिल्ली, ताकि आपको पता चल सके कि क्यों मारुति में एक्शन ज्यादा है, जो आपने अभी अभी रिकमेंड किया है। मारुति की MPV सेगमेंट की गाड़ी, पहली गाड़ी इन्विक्टो लॉन्च हो गई है। लॉन्च की पूरी डिटेल्स और कहां से क्या कैसी गाड़ी है, सारी डिटेल्स हम ऑटो स्पेस पर बेहद गहरी पकड़ रखने वाली हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही है शामिल। सीधे लोकेशन मतलब गाड़ी के स्वाति, आप गाड़ी के अंदर ही है? लिटरली लोकेशन में मैं गाड़ी के अंदर बैठी हूँ। बाद में गाड़ी को बाहर से दिखाऊंगी, बट अंदर से इस वक्त कोई नहीं है गाड़ी में, तो मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आपको ठीक से गाड़ी को अंदर से दिखा दिया जाए। इससे बढ़िया मतलब लोकेशन पे होना का एग्जैक्ट मीनिंग आज समझ में आ रहा है। चलिए बिल्कुल लोकेशन जहाँ गाड़ी है और जहाँ गाड़ी है उसके अंदर स्वाति है। तो स्वाति बताइए जरा, ये पहले तो ये बताओ MPV सेगमेंट क्या होता है? ये
देखिए, इसका मतलब होता है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, यानी वो एसयूवी तो है बट पूरी तरह से एसयूवी नहीं है, यूटिलिटी व्हीकल के अंडर आती है एमपीवी या एसयूवी ना। अब आपने जैसे इनोवा देखी है, तो इनोवा क्या है, एमपीवी है। एसयूवी जो होती है वो थोड़ी ज्यादा बोल्ड, स्टांस उनका थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस ऊपर होता है। सो इसको इनफैक्ट बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि इन्विक्टो को जिस तरह से कंपनी पोजीशन कर रही है, वो कह रही है इसमें बोल्डनेस ऑफ एन एसयूवी है लेकिन कंफर्ट ऑफ एन एमपीवी है। तो एमपीवीज अपने कंफर्ट के लिए जाने जाते हैं, इट्स मोर लाइक अ फैमिली कार, और वही यहाँ पे पोजीशनिंग की गई है एमपीवी को देखते हुए। अच्छा, तो ये पहले इनकी आप खासियत बताओ, फिर मैं पूछूंगा कि ये कॉम्पीट किससे करे। पहले मेरे को गाड़ी की खासियत बताओ आप। बिल्कुल। सो वेल, आपने इनोवा जो देखी है ये उसी प्लेटफॉर्म पे बनी है। आपको पता है कि मारुति और टोयोटा का पार्टनरशिप हुआ और उससे मारुति को एक्चुअली बहुत फायदा हुआ, स्पेशली एसयूवी स्पेस में जहां वो बहुत वीक थे। और अब अगर आप जानते हैं कि इनोवा की एक अपनी फैन क्लब है, लोग जबरदस्त पसंद करते हैं उस एमपीवी को, तो उसी प्लेटफॉर्म पे ये बनी है गाड़ी। चेंजेस कॉस्मेटिक है मैं बोलूंगी इसलिए क्योंकि जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो बहुत सिमिलर है टू इनोवा। इसमें इंटेलिजेंट हाइब्रिड सिस्टम दिया है जिससे इसकी फ्यूल एफिशिएंसी एक छोटी गाड़ी को compete कर सकती है। जी हाँ, ऑलमोस्ट 23 किलोमीटर से ज्यादा पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी ये देने का वादा कर रही है। और एक्चुअली आपने देखा है कि इनोवा हाई क्रॉस से जिसे आप कंपेयर करेंगे वो उतना ही फ्यूल एफिशिएंसी देती है। तो इसमें इंटेलिजेंट हाइब्रिड सिस्टम है जो कि चार्ज आप गाड़ी चलाते हैं तो सेल्फ चार्ज भी हो जाता है फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। ईवी इसमें एक बैटरी भी है और 2 लीटर का इंजन यहाँ दिया गया है। इसी स्पेसिफिकेशन में ये गाड़ी लॉन्च हुई है। अब खास बात आप कहेंगे क्या है, अब पैनोरामिक रूफ दिया है इस गाड़ी में, तो पहली बार मारुति ने, ये सेकंड गाड़ी है मारुति की जिसको पैनोरामिक रूफ दिया गया है। बाकी कंपनीज देती रहती थी बट अब उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को काफी अपग्रेड करने की बात की है क्योंकि लोग अब वही उनसे चाह रहे हैं। सेंटर कंसोल देखिए आप, यहाँ पर सारे फीचर्स बहुत नीटली एंड ब्यूटीफुली डिजाइंड है। और स्पेस की यहाँ जबरदस्त मेंशन करने की बात है क्योंकि इस गाड़ी में आपको भरपूर स्पेस है। इट्स अ 3 सीट, मतलब 3 रोज है इसमें, 3 रोज दिख रहे हैं। 7 सीटर एंड 8 सीटर के कॉन्फ़िगरेशन में आपको ये मिलेगी जैसे आप चाहें। और आप देख सकते हैं बहुत लेग रूम मिलेगा। तो कंफर्ट, एज आई सेड, इट इज मोर अलाइन फॉर कंफर्ट। एंड अब गाड़ी को हम जरा बाहर से दिखा देते हैं क्योंकि ये उसके लुक्स जरूर इंपॉर्टेंट है यहाँ मेंशन करना। तो मैं मेरे कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगी। और आप ये कैमरामैन किसको लेके गई आप? बहुत ही गजब कैमरामैन, क्या मतलब उन्होंने बहुत ही बढ़िया एंगल से सारी अंदर से जो तस्वीरें दिखाई। कौन है कैमरामैन हमारे? जी, विक्रम अरे वाह, है और बहुत बढ़िया काम आप जानते हैं ऐसी सिचुएशंस में। जी तो ये देखिए फ्रंट ग्रिल वेरी मारुति लाइक लुक है। तो अगर लुक वाइज आप देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस से, तो क्लियरली वेरी मारुति डिजाइंड लुक आपको यहाँ दिख रहा है। स्टांस है एमपीवी की जैसा आप जानते हैं। मैं बूट स्पेस भी दिखाऊंगी, लोगों को बूट स्पेस बहुत मायने रखता है और लोग जानना चाहते हैं कितने लगेज ले जा सकते हैं वो इसके साथ। सो मैं आपको देयर यू गो, इसमें आपको 239 लीटर्स का बूट स्पेस जब 3rd रो फोल्ड नहीं है तब मिलती है। अगर आपको इसको नीचे कर देंगे तो आपको 640 लीटर्स तक की बूट स्पेस मिल जाती है। सो काफ़ी बैग्स एंड सामान आप रख के ले जा सकते हैं। वो थोड़ी सी उन्होंने सीट पीछे की हुई है इसलिए वो पूरी तरह नीचे नहीं जा रहा है। बट एनीवे, इससे आपको अंदाज़ा लग रहा है कि ये गाड़ी की बूट स्पेस क्या है। पीछे से गाड़ी कैसी दिखती है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका स्टांस क्या है, लुक्स कैसे है। लोगों को लुक्स पर बहुत यहाँ पर फोकस रहता है। ये नेक्सा यानी कि प्रीमियम आउटलेट है जो मारुति का, उससे बिकेगी। अच्छा, तो स्वाति एक चीज बताइए कि ये कॉम्पीट किसके साथ, क्या ये इनोवा के साथ, अर्टिगा के साथ, किसके? अर्टिगा तो खैर नहीं किए, तो किसके साथ कॉम्पीट करेगी क्या मतलब ये? और जनरली जो लॉन्ग डिस्टेंस पे हाईवेज पे लोग इनोवा प्रीफर करते हैं, क्या उसके सामने ये गाड़ी उतारी है? बिल्कुल, आई मीन ये बहुत ब्यूटीफुल बात है कि टोयोटा जो उनका पार्टनर है एक्चुअली उन्हीं के साथ ये कम्पीट करेगी। इसकी कंपनी को ऑलरेडी 6000 बुकिंग्स मिल चुकी हैं। आज लॉन्च हुआ है बट लॉन्च के पहले 6000 इसकी बुकिंग्स हो गई हैं और ये कम्पीट करेगी जैसा आपने सही कहा इनोवा से। किया कार्निवल ये गाड़ी है जो किया ने लॉन्च की, अच्छा रिस्पांस दे रही है उससे। अगर आप देखिए एमपीवी मार्केट अब जाके मैच्योर हो रहा है इंडिया में। अभी तक लोग एसयूवीज पर ही ज़्यादा फोकस करते थे, तो एमपीवी के नाम पे एक्चुअली केवल इनोवा ही थी जो डोमिनेंट थी।
अब ये स्पेस बढ़ रहा है, लोगों को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लंबे डिस्टेंसेस पे जाना होता है, कंफर्ट कार चाहिए। तो आई थिंक एमपीवी इन द टोटल मार्केट ऑफ कार सेल्स एंड स्पेशली यूवीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि बेस अभी स्मॉल है सर। प्राइसिंग तो अभी नहीं आई होगी ना, आज तो लॉन्च हुई है, कुछ पता चला है कितने की है गाड़ी? हाँ सर 24.79 लाख। मैं अच्छा। आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। हाँ नहीं आ गया हमारे ऊपर, आ गया जीटा प्लस। हाँ ओके जी 24.84, 28.42। एक चीज़ है इसमें एडास नहीं है, यानी कि जो सेफ्टी का लेवल 2 ऑटोनमस सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो हाइब्रिड टोयोटा हाई क्रॉस में है, इनोवा में, इसमें नहीं दिया है, वो ऑप्शन नहीं दिया गया है। इस वजह से इसकी प्राइसिंग उस हिसाब से सेटअप की गई है। 25 लाख से शुरू हो रही है रफली, क्लोज टू अबाउट 29 लाख तक ये। सो इनोवा और कार्निवल के मुकाबले में सस्ती है? यस, द बेस वर्जन सस्ता है लेकिन टॉप एंड थोड़ा एक्सपेंसिव है। अच्छा चलिए बढ़िया है। तो बहुत ही खूबसूरत कार आपने हमें दिखाई है राइट फ्रॉम द लॉन्च। धन्यवाद स्वाति। मारुति की तरफ से लंबे समय बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग लॉन्च होता हुआ दिखा है और ये आपके लिए। हाँ भाइयों, जरा सारे हमारे मेहमानों को स्क्रीन पे लाइए, चेक कर लेते हैं किस किस को पसंद आई है गाड़ी। ये जरा जी, कुणाल जी को पसंद आई है, हिमांशु जी को पसंद आई है, वागले साहब को पसंद है, सचिन, आशीष, ओहो सबको पसंद आई है। ओके तो चलिए, सुमित जी और धर्मेश जी मोह माया से मुक्त हो चुके हैं और मंसल जी को तो पता है हाथ खड़ा करके भी कोई देगा तो है नहीं गिफ्ट में, तो क्या है जी। कुणाल जी किसको गिफ्ट करना चाहते हैं? आपको इतनी पसंद आई तो बताएं। अनिल जी देखिए, अभी स्वाति जी ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि आजकल लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लंबी यात्राओं पर जाना पसंद करते हैं और उसके लिए गाड़ी बनाई गई है। तो अनिल जी देखिए, अब जो हमारा ये परिवार है अनिल जी, जो पैनलिस्ट का, तो अनिल जी एक गाड़ी अगर इसके लिए भी आप खरीद करके दे दें तो अनिल जी अच्छे यात्राओं पर जाया करेंगे, अलग अलग शहरों से शो करेंगे अनिल जी। तो इस बारे में आपको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत डाउन टू अर्थ है हमारे कुणाल जी, मानना पड़ेगा एकदम। खाली इतनी छोटी सी 25 लाख की गाड़ी की फरमाइश की है, चाहते तो चार्टर्ड प्लेन भी मांग सकते हैं, 16 सीटर ले आओ पूरे पे। इतने सब साथ में इतने डाउन टू अर्थ आदमी मैंने देखा नहीं है। जी आशु सर। अनिल जी देखिए, कुणाल जी ना वो रियलिस्टिक बात करते हैं, सबसे बढ़िया बात ये है। अब वो जर्मनी या चार्टर्ड प्लेन के सपने, वो सपने ही रह जाते हैं अनिल जी, वो रियलिस्टिक और डूएबल बात करते हैं। नहीं लेकिन और अनिल जी जो इस गाड़ी में सबसे अच्छी चीज लगी है ना, मैं आपको बताता हूँ, जो इनोवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनिल जी, सब जो बात करें ना कुणाल जी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, आप सब इनोवा में ट्रेवल किए होंगे, या फैमिली और फ्रेंड्स आ जाए या फैमिली और फ्रेंड्स के बैग्स आ जाए, तो अनिल जी एक ही चीज आती है उसमें, या तो फैमिली और फ्रेंड्स आते हैं या बैग्स आते हैं। तो आई थिंक जो स्वाति ने सबसे अच्छी चीज बोली ना कि मतलब अगर 6 लोग जाएंगे तो 6 लोगों के बैग भी तो चाहिए, तो वो जो बहुत अच्छी चीज लगी है मुझे अनिल जी। बाकी लुक्स वगैरह ये सब परफॉर्मेंस तो देखने, क्योंकि वो अगर प्रैक्टिकलिटी इस गाड़ी में है ना तो डेफिनेटली अनिल जी इनोवा को बीट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। बढ़िया। अच्छा वागले साहब की विशेष टिप्पणी जरा, या फिर पता नहीं कॉल के लिए, वागले साहब बताएं सर। नहीं अनिल जी, कॉल नहीं, मैं इसी पे एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। कुणाल जी ने जो कहा कि एक गाड़ी खरीद के दे, मैं उससे थोड़ा सा बेटर सजेशन देना चाहता हूँ जी। हमारे सारे पैनलिस्ट को आप ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे ले लीजिए, हम उसके ऐड करेंगे। वाह क्या बात तो है, साथ में मिल जाएगी। चलो अभी मैं स्वाति के जरिए मारुति तक ये पूरा आपका मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता हूं। चलिए, तो मारुति का ये बड़ा लॉन्च आता हुआ आपके लिए इस वक्त, और मारुति का स्टॉक भी जबरदस्त एक्शन में आपको। मेरे को तो लॉन्च में सबसे बड़ा मजा दीप ही आता है, क्या जो इनका एकदम जिगजैग बढ़िया लाइट वाइट एकदम चकाचक जो होता है ना। बिल्कुल, मैं भी 1-2 बार जाना चाहता हूँ, देख के तो हूँ कैसे होता है, बढ़िया लुक होता है, खतरनाक होता है ना, इवेंट होता है, बिल्कुल ऐसा इवेंट एकदम जबरदस्त होता है, देखने लायक होता है। चलिए आइए एक बार जरा बाजार पर भी व्यू लिया जाए, और साथ ही कोई स्प्रेड भी है तो आशीष सर से समझ लें, बताएं सर। अनिल जी बाजार ठीक है, एक रेंज में जरूर रह सकता है, क्योंकि अनिल जी थोड़ी सी कंसोलिडेशन जिसको हम कहेंगे,
और जो अनिल जी हमने पिछले 2 महीने से स्टैंड चेंज किया, जो हर बार बोलते थे इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक, स्टॉक्स में अनिल जी अभी भी बहुत अच्छा है। आपको ध्यान हो अनिल जी, परसों 2 स्टॉक्स दिए थे, भेल और जोमेटो। भेल में अनिल जी आज एक इतना अच्छा मूव आ गया है। ये अनिल जी सारे के सारे स्टॉक्स, ये आईओसी, भेल, ओएनजीसी, ये जितने भी जो छोटे वाले थे जो पहले चलते नहीं थे और थोड़ा टाइम लगता था अनिल जी, सारे एनटीपीसी वगैरह सब स्टॉक्स अभी अच्छे लगते हैं। सिर्फ थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, आगे पीछे करके सब चलेंगे। और पीएसयू बैंक्स में भी अनिल जी, स्टेट बैंक भी बोला था, बैंक ऑफ बड़ौदा उस दिन बात हुई थी, तो अनिल जी ये चलेंगे, थमेंगे, रुकेंगे, फिर चलेंगे, तो कोई भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगती है। और अनिल जी हैविंग सेड दैट, मैं एक और चीज बोलूंगा, मुझे तो लगता है कि कल की एक्सपायरी में निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है अनिल जी। मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है डेटा देख के कि एक शार्प स्पाइक फिर से आ सकता है निफ्टी के अंदर, और उसके लिए अनिल जी एक बुल स्प्रेड है, वो मैं देना चाहता हूं निफ्टी का, जब आप बोलेंगे। और अनिल जी एक चीज, कल परसों आप देखिए, मतलब आजकल इंडेक्स में इतना मजा आ रहा है, इंडेक्स ऑप्शन में जो ऑप्शन देखते हैं अनिल जी, बीच बीच में ऐसे स्पाइक आते हैं और ऐसी आईवीज बढ़ जाती हैं। कल मैंने ट्वीट करके भी, सारे क्लाइंट्स के लिए तो काम किया भी और ट्वीट करके बताया अनिल जी, 7-7 हजार पॉइंट नीचे की पुट की वैल्यू कल 8 रुपए हो गई थी, और अनिल जी ऐसी 5-5 हजार पॉइंट की नीचे की वैल्यू 12-12 रुपए हो गई थी। जो ऐसे लगता है कि जैसे हमारी शेयर मार्केट की भाषा में होता है ना, घर बेच के ये ले लो या घर बेच के ये स्टॉक में ले लो, जो बात करते हैं। तो अली जी ऐसा लगता है जितना मार्जिन है ऐसी स्पाइक्स में, ऐसे ऑप्शन में होना चाहिए। तो अली जी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में और ऑप्शन सेलर्स के लिए, और मुझे लगता है अलर्टली वॉच करना चाहिए और ऐसे मौके नहीं छोड़ने चाहिए। और अली जी जो मैं आपको बता रहा हूं, कल वो 8 रुपए और 12 रुपए वाली पुट वो 30% रह गए थे कल में कुछ घंटों के बाद। तो आई थिंक ऐसे स्पाइक्स अनिल जी कभी कभी तो लगता है कि बहुत बड़ा तूफान आएगा, कभी कभी लगता है वो तूफान के डर से होते हैं। तो एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही हैं, उसको मिस नहीं करना चाहिए। और जो अनिल जी मुझे कल का व्यू है, मुझे लगता है कि कहीं एक निफ्टी में वापस एक अच्छा बड़ा स्पाइक आ सकता है। लेकिन अनिल जी मार्केट है, मुझे बिल्कुल गलत साबित कर सकती है, लेकिन अगर गलत हो जाऊं तो पैसे नहीं लगने चाहिए, सही हो तो पैसे आने चाहिए। तो कल के लिए एक बुल स्प्रेड आप कहें तो शेयर करता हूं। बस 2 मिनट में आता हूं आशु जी आपके पास, बुल स्प्रेड भी लेता हूं आपसे, तब तक एक बार सुमित जी के लिए भी बिगुल हो जाए। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिवांशु, बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 115 रुपए, 115 रुपए 25 पैसे। स्टॉक का नाम है आरसीएफ। आरसीएफ के अंदर मोमेंटम बन रहा है, रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हो रहे हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, फरवरी के हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आरसीएफ के अंदर यहां से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ मिलने को तैयार है। स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर में 121 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 125 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। कुछ दिनों के लिए आरसीएफ में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। नीचे में जो इसका सपोर्ट है 110, 111 रुपए के पास है, तो 110 का स्टॉप लॉस लगा के आरसीएफ में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 121 का पहला टारगेट, 125 का दूसरा टारगेट, खरीदारी करें आरसीएफ। इस 125 के 2 टारगेट के लिए आरसीएफ में करनी है आपको खरीदारी, ये राय आपके लिए आती है। आज थोड़ा मैं सरप्राइज हुआ कि आशु सर की तरफ से बुल स्प्रेड आया। बुल स्प्रेड आ रहा है, तो हाँ। लाल निशान में बुल स्प्रेड आना मतलब बड़ी बात है। तो आइए बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान। मुझे लगा आशु सर देंगे बेयर स्प्रेड। आशु सर बताएं। अनिल जी 19,380 के अराउंड निफ्टी चल रहा है। 19,400 की एक कॉल लेनी है, 500 की 2 बेचनी है। इस स्प्रेड में अनिल जी कॉस्ट लगेगी सिर्फ 16 रुपए। तो अनिल जी अगर 19,416 से ऊपर 19,485 तक, ऑलमोस्ट 500 तक कहीं बंद हो गया अनिल जी, तो ये जैकपॉट लग जाएगा अपना। मतलब अपना लॉस कहां से शुरू होगा अनिल जी? डबल बेच रहे हैं 19,600 से, और 16 रुपए की कॉस्ट है अनिल जी। 16 रुपए तो 19,400 की वैल्यू में कभी भी निकल आएंगे। कल शाम तक भी रहता है, 2 बजे तक भी वैल्यू रहती है, अनलेस कोई 200 पॉइंट निफ्टी ना गिर जाए। तो मुझे लगता है कि अनिल जी एक 50-100 पॉइंट का स्पाइक समहाउ, पता नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। चाहे डाउ नीचे है, जिस तरह के जो स्ट्रक्चर बना हुआ है मार्केट का कि सबड्यूड है, लेकिन वो मूव पॉजिटिव आनी चाहिए। बट उसको अनिल जी टैक्टिकली प्ले करना पड़ेगा कि अगर गलत हो जाए तो पैसे नहीं लगने चाहिए, जैसे मैंने बोला। तो 19,400 की एक कॉल लेनी है जिसका भाव 42 रुपए चल रहा है, और 19,500 की 2 बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी अनिल जी 15, 16, 16.5 रुपए। तो ये स्प्रेड बना के कल की एक्सपायरी के लिए जरूर बैठना चाहिए अनिल जी। ओके, तो 19,400 की एक कॉल खरीदिए और 19,500 की 2 बेचिए, ये आपके लिए स्ट्रैटेजी आ रही है आशु सर की तरफ से।
चलिए यहाँ पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख सकता है। बट आज एफएमसीजी में जबरदस्त एक्शन आते हुए दिखा है। एचयूएल हम देख रहे हैं लीडरशिप ले रहा है, आईटीसी एक्शन में आ रहा है, कंजम्पशन स्टॉक्स में थोड़ी मूव भी आ रही है। एक बार जरा धर्मेश जी से भी बात करते हैं, जो कंजम्पशन स्टॉक्स में बूम आ रहा है स्पेशली एफएमसीजी काउंटर्स। धर्मेश जी, ये बाजार का रोटेशन इसे मांगे या फिर कुछ और एक्शन यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि बड़ी तेजी आई है आज से। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, ये कंजम्पशन स्टॉक में जो तेजी आई है इसका 2-3 मुख्य कारण ये है कि एक तो मानसून का स्प्रेड काफ़ी अच्छा हो रखा है पूरे देश में, वहाँ पर लेके चिंता जताई जा रही थी कि रूरल कंजम्पशन में गिरावट हो, बिकॉज अगर मानसून वीक रहा तो अब उसके आसार घटते हुए नजर आ रहे हैं कि मानसून मोर और लेस नॉर्मल ही रहेगा, तो रूरल जो पर कैपिटा इनकम है वहाँ पर तेजी आएगी। प्लस जो दूसरा बेनिफिशियल पॉइंट ये रहा है कि सोया ऑयल और पाम ऑयल जो है ये तो काफ़ी इनपुट जाते हैं एफएमसीजी स्टॉक्स में, पर्टिकुलरली एचयूएल के। अगर आप देखो, ब्रिटानिया की बात करें, नेस्ले की बात करें, तो उनके जो ये जो सामान बना के बेचते हैं उसमें फूड इनपुट्स में काफ़ी ज़्यादा इनका रॉ मटेरियल में ये यूज़ होते हैं, इसकी कॉस्टिंग कम होगी तो मार्जिन भी अब बढ़ के आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसका बेनिफिट तो मिल ही रहा है और रोटेशन मार्केट का भी थोड़ा नॉर्म है, वो भी चल रहा है। सो ओवरऑल जो लिक्विडिटी आ रही है, वो जो पैसा लगेगा, तो ये सब सेफर है। रिस्क रिवार्ड रेशियो भी काफ़ी यहाँ पर बेनिफिशियल रहता है, बिकॉज ये इनके जो प्रॉफिट्स है काफ़ी प्रोटेक्टेड रहते हैं, तो उसका 4-5% का और वो मिलना चाहिए आने वाले समय में। मेरा कहने का मतलब ये तेजी और चलेगी 5-7% के लिए यहाँ से भी। ओके, तो ये आपके लिए एफएमसीजी शेयरों पर राय आती हुई इस वक्त। आइए बढ़ते आगे और वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का, सदावर सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब, सुस्वागतम। कल का आपका पूना वाला फिनकोप कमाल करता हुआ दिख रहा है क्वार्टरली अपडेट के बाद, उसकी बधाइयां और साथ ही बताएं सर आज की पहली पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। थैंक यू अनिल जी। पूना वाला फिनकॉप कल 351 के लेवल पे रिकमेंड किया था, 370 के टारगेट थे, आज अचीव हो गए। और आज कंपनी के जो अपडेट्स आए, बहुत ही शानदार अपडेट्स आए, प्लस इनका इसको कोई एक इंडेक्स में भी इंक्लूजन हुआ, उसका भी फायदा देखने को मिला। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक और टारगेट्स मीट हो गए। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है आरवीएनएल, जो अभी 121 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। हेलो हेलो, हाँ बिल्कुल। अरे सेठी साहब, आवाज आ रही है क्या? डाउट क्यों आपको? 121 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 135 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 115 का स्टॉप लॉस रखना है। अनिल जी, ये कंपनी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की एक लीडिंग कंपनी है, जो कि मेनली नई लाइनें, फिर गॉज कन्वर्जन, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन और कई मेजर ब्रिजेस वगैरह और मेट्रो रेल का भी काम करती है। अब भारत का टोटल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 30% इनका शेयर है और 15,500 रूट किलोमीटर पे इन्होंने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ऑलरेडी किया है। एक जबरदस्त 56,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। ये स्टॉक पहले सबके रडार पे रहता था, बट पिछले कुछ दिनों में थोड़ी गिरावट आने के बाद अब इन लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। और खबर थी कि ये जो इनका एक जेवी था रशियन एक कंपनी के साथ, कंपनी का नाम था TNH, ट्रांसमैश होल्डिंग, उनके साथ ज्वाइंटली इन्होंने 120 वंदे भारत ट्रेन का रिसेंटली 30,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर जीता था, जिसमें मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी था 35 साल का। फिर वहां पे कुछ ऐसे अटकलें थी, कुछ इश्यूज हुए हैं जो कि कंपनी ने वैसे खंडन किया है, तो उसके कारण से थोड़ा स्टॉक में गिरावट आई। बट मुझे लगता है बहुत ही अच्छे लेवल्स पे स्टॉक आ गया है, यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और इनको हाल ही में कजाकिस्तान से भी एक 18,000 करोड़ का एक ऑर्डर का MOU इन्होंने साइन किया है। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, रेलवे सेक्टर फोकस में है, सरकार का थ्रस्ट है और स्टॉक अपने जो हाइज से 145-150 के हाइज लगाए वहां से करेक्ट होया है और अब तो ये 18 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि कई सारे रेलवे स्टॉक्स 29-30 के मल्टीपल पे है। अच्छी डिविडेंड यील्ड भी है, तो खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 135, स्टॉप लॉस ऑफ 115। बताएं सर दूसरा स्टॉक आज का। अनिल जी, दूसरा स्टॉक एक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी की कंपनी है, स्टॉक का नाम है पिक्स ट्रांसमिशन, जो अभी 933 के लेवल पे ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 980 के, स्टॉप लॉस रखना 915 रुपए का। ये भारत की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स, एग्रीकल्चरल बेल्ट्स, ऑटोमोटिव बेल्ट्स और कई सारे रिलेटेड मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स बनाती है। 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इनकी महाराष्ट्र में, और ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो कई सारी ग्रोथ ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोमोटिव है, एग्रीकल्चर है, फूड प्रोसेसिंग, डोमेस्टिक अप्लायंस, आपके सीमेंट, इन सब इंडस्ट्रीज में काम आता है। 61% इनकी सेल्स जो है वो एक्सपोर्ट से आती है। कंपनी के मतलब सब्सिडियरीज है यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, और 250 से ज्यादा इनके चैनल पार्टनर्स हैं इन ओवर 100 कंट्रीज। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है इनका। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं।
मार्च तिमाही भी अच्छी थी, 19 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया जो पिछले साल मार्च तिमाही में 15 करोड़ का पैट था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है क्लोज टू 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 19%, एक बहुत ही लो डेट कंपनी है, 0.16 का डेट इक्विटी रेशियो और वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता, 19-20 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है और कई बाजार के रिनाउंड इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्टेड है। प्रोमोटर की अच्छी खासी 61-62% की हिस्सेदारी है, कोई भी स्टॉक प्लेज्ड नहीं है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा करना चाहिए, खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 980, स्टॉप लॉस ऑफ 915। पिक्स ट्रांसमिशन का टारगेट, आरवीएनएल 135 का टारगेट, 2 कैश कॉल सीटी साहब की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए अब लेते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। 1.5 दिन की छुट्टी के बाद अनिल जी अमेरिकी बाजार खुलेंगे, बट एसेंशियली वॉल्यूम्स आज लौटते हुए दिखेंगे फ्राइडे के बाद, तो देखते हैं कैसा एक्शन रहता है। फिलहाल 90 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है, 60 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स है, S&P फ्यूचर्स भी करीब 1/4% नीचे, तो सुस्ती दिख रही है अमेरिकी फ्यूचर्स में। एशिया आज कमजोर रहा था सर, अक्रॉस द बोर्ड एशिया में गिरावट थी, 1.5% नीचे हांगकांग था। यूरोप में भी नरमी आपको दिख रही है, कुछ बड़ा एक्शन नहीं है। कच्चा तेल दायरी में रुपया आज काफी कमजोर हुआ है अनिल जी, 19 पैसे रुपया कमजोर हुआ है, तो थोड़ा आज यहाँ पर बड़ा करेक्शन है। जितना भी पिछले कुछ दिनों का पुल बैक था, आज एक ही दिन में रुपये ने गिव अप कर दिया है, तो रुपया थोड़ा प्रेशर में। अदरवाइज ठीक है सर, हम भी एकदम फ्लैट ही हैं इंडेक्स पर, क्या करना है बताइए। तो आशीष जी ने कहा ना कि एक कॉल ऑप्शन खरीदो और 2 ऊपर के बेचो, तो थोड़ा तेजी का व्यू आज और कल का रखा है। आमतौर पर बहुत कम ऐसा होता है कि आशु जी के तेजी के व्यू के साथ मैं बहुत ज्यादा सहमत ना हूं। आज मेरा व्यू उतना तेजी का बन नहीं पा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पोजीशन बनी है शायद आज का और कल का हाई पार करना थोड़ा मुश्किल होगा। आज का हाई 421 का है, 19,421, कल का 435 के आसपास का है। तो अपने एक काम करना है दीप कि फ्रेश तेजी 19,450 के ऊपर करनी है। ये 75 पॉइंट छोड़ दीजिए, इसमें अपने तेजी नहीं करेंगे। 19,450 के ऊपर निकला, वो भी आपके लिए अगर 3 बजे के पहले निकल गया, 3:10 तक निकल गया, तो फिर चीज़ अलग है। आज का हाई पार कर ले, वहाँ से मूड बदल लिया और कल का हाई पार कर ले, तो फिर अच्छी तेजी करिए कल के लिए। जब तक वो नहीं होता है तब तक फ्रेश तेजी यहाँ नहीं करनी है। अच्छा, हाँ, तब तक हम नीचे का इंतजार करेंगे। तेजी करने के लिए मुझे सबसे बढ़िया जगह है शुरुआत करने के लिए, अगर कोई लगती है तो यहाँ से 75 पॉइंट नीचे 19,300। ओके, क्यों 19,400 के कॉल ऑप्शंस पर 1,80,00,000 शेयर कॉल राइटर बैठे हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहां पर है। 80 लाख शेयर आज ही जुड़े। पार करके 19,400 के ऊपर बंद हो पाना बाजार के लिए बड़ा चैलेंज होगा, इसलिए मैं तेजी के मूड में नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। 19,350 के आसपास हल्का फुल्का सपोर्ट है, आप दिन भर वहां पर सपोर्ट ले रहे हैं। ना 19,400 पार किया जा रहा है ना 19,350, पूरे दिन भर में यही फुल टाइम पे चल रहा है इनका। करेक्ट, लो भी 345 का है। सो 19,350 पर 1 करोड़ शेयर पुट राइटर्स हैं। सो आप यही टाइम पास अगर, लेकिन 3 बजे के पहले इस बार 19,350 345 का जो आज का लो है वो तोड़ देते तो 19,300 आने की तैयारी बनेगी, 50 पॉइंट की जगह बन जाएगी। वहां पर मजबूत सपोर्ट है 1,60,00,000 शेयर का पुट में, वो सेफ हो जाता है। तो 19,350 मेक और ब्रेक लेवल है, 19,400 ऊपर रुकावट की जगह है, 19,300 मजबूत सपोर्ट। फ्रेश खरीदारी आज का और कल का हाई पार होकर टिकने पर। क्लियर है, या 19,300 के आसपास। बहुत क्लियरिटी के साथ मेरा लेवल ये है। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी 45,150। आज एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 45,000 45,150 की रेंज दी थी। बैंक निफ्टी उतना स्टेबल नहीं है जितना निफ्टी है। बैंक निफ्टी धीरे धीरे ड्रिफ्ट करने की, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। सो 3 बजे तक बैंक निफ्टी को 45,000 तोड़ना नहीं चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि नहीं तोड़ेगा। उसका रीजन ये है दीप कि 45,000 के पुट पर 73 लाख शेयर हैं। सो 45,000 के नजदीक अगर बैंक निफ्टी आता है तो वहां थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी का सहारा मिल जाएगा। लेकिन ऊपर में 45,300 के आसपास अच्छी खासी रुकावट वहां पर भी है। तो ये रेंज दिख रही है। अगर 45,300 पार करके 3 बजे के पहले टिके तो 45,500 तक की जगह बनेगी, वहां पर आप आराम से शॉर्ट करिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स है तो 45,300 के आसपास प्रॉफिट बुक करिए। लेना चाहते हैं तो 45,000 पहली जगह है अब जहां पर आप थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हैं। और अगर नीचे आ जाता है तो फिर हमारी ड्रीम सिचुएशन जो है 44,750 से 44,900 की रेंज में टुकड़ों में खरीदने की, वो तो कहना ही क्या। सो अभी भी निफ्टी थोड़ा बेहतर है खरीदने के लिए आज से बैंक निफ्टी के मुकाबले में। जब खरीदना ही चाहते तो मैं 45,000 पर बैंक निफ्टी खरीदने के बजाय मैं 19,300 पर निफ्टी खरीदना ज़्यादा पसंद करूँ। राइट, वहाँ पर ज़्यादा कंफर्ट है, बेटर है, वहाँ कंफर्ट है डेटा के लिहाज से। लेट्स सी, बट ऐसा लग रहा है कि 45,000 के नीचे भी बैंक निफ्टी बंद नहीं होना चाहिए, और ऊपर में भी 45,300 के ऊपर बंद होने के चांस कम दिख रहे। तो ये आपके लिए बेसिक रेंज हो गई। सो आराम से लेवल का इंतजार करें, जहाँ पहले पहुँच जाए
वो देखिए, सिंपल सी चीज़ है। गॉट इट सर। चलिए, तो ये है आपके लिए सारे के सारे इस समय की स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से। निफ्टी में बेटर कंफर्ट है लोअर लेवल्स पर खरीदारी करने का। आइए, जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लेते हैं जय का जैकपॉट। बताएं जय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, खरीदना है टेक महिंद्रा का फ्यूचर्स 1175-76 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है दीप। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 1136 का, सो 40 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस बनेगा। बट देन टारगेट्स जो ऊपर में निकल कर आ रहे हैं दीप, फर्स्ट टारगेट विल बी 1228 1228 का, एंड सेकेंड टारगेट विल बी 1256 1256 का। सो ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे टेक महिंद्रा फ्यूचर्स। एक बहुत ही बढ़िया बेस रेक्टेंगुलर पैटर्न में से एक ब्रेकआउट टेक महिंद्रा में से देखने मिला दीप। इनफैक्ट ये रेंज या तो ये कंसोलिडेशन जो है, मैं कहूँगा इट्स हैपनिंग सिंस सितंबर 22, सो ऑलमोस्ट लाइक 9-10 महीने हो गए जिसमें से एक ब्रेकआउट टेक महिंद्रा में फाइनली आते हुए देखने मिल रहा है। इस दौरान सारे ही इंडिकेटर्स जो है डेली वीकली चार्ट्स पर क्लियरली एक पॉजिटिव बुलिश क्रॉसओवर दे चुके हैं। सो देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी फॉर अ गुड अप मूव फ्रॉम हियर ऑन, एंड रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है। एक महिंद्रा यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए फेवरेबल बैठ रहा है और इसलिए जय की तरफ से खरीदारी की भी राय है। एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर हिमांशु जी। जी, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आज सेकंड हाफ में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है और मुझे लगता है कल के सेशन में इस पूरे सेक्टर में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। जीएनएफसी मेरे रडार पर आया है जिसमें मैं एक ब्रेकआउट को प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक एक अच्छा कंसोलिडेशन और बेस बना चुका है और डेरिवेटिव्स का डेटा ऑलरेडी इसको प्राइस इन कर रहा है, जहां पर 600 और 610 की स्ट्राइक की कॉल में ऑलरेडी अनवाइंडिंग हो चुकी है। तो जीएनएफसी के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे। करंट लेवल्स पर 600-601 रुपए के आसपास के लेवल्स हैं। 594 594 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 604-605 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो पोजीशन को और ऐड करके चलने की सलाह रहेगी। 612-625 रुपए के दो टारगेट्स यहाँ पर कल तक देखने को मिल सकते हैं। जीएनएफसी के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। एग्रोकेमिकल स्पेस पे रखिए नजर। अभी थोड़ी देर पहले सुमित जी आरसीएफ की बात कर रहे थे, अब जीएनएफसी पसंद आ रहा है हिमांशु जी को। यहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। आइए चार्ट कॉर्नर चलते हैं राकेश जी कुनाल जी के पास, उनकी कॉल के लिए। बताएं सर। दीपांशु, एक मच अवेटेड ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट है, काफी बड़ी कंसोलिडेशन की 2728 2730 की एक ट्रेंड लाइन को तोड़ रहा है क्लोजिंग बेसिस पर। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जिस इंटेंसिटी का ब्रेकआउट है, ये स्टॉक 2900 2950 की तरफ जा रहा है, तो मिस नहीं करना चाहिए। इस तरह पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है ऑन हिंदुस्तान यूनिलीवर। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, लगभग 2 साल बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ये ब्रेकआउट दिया है, तो 2 साल के बाद ये 2725 की रेजिस्टेंस पार होते हुए इस चार्ट पर नजर आ रही है। तो एक बड़ा ऐतिहासिक ब्रेकआउट है और लीवर में इस ब्रेकआउट के बाद उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आपको कम से कम 200 रुपए की तेजी इन स्तरों के ऊपर देखने को मिलेगी, तो बाय करके चलने की हमारी राय है। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखें 2740 पर। 2740 के टारगेट स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 2835 का, 2835 का। इवेंचुअल टारगेट 2865 का। खरीदारी की राय है लीवर। पैनल में लगभग सबको पसंद आता हुआ एचयूएल, और आज सुबह भी वागले साहब की तरफ से भी खरीदारी की राय थी, सुमित जी ने भी खरीदारी की राय दी है एचयूएल पे। लगभग सबको पसंद आता हुआ। आइए कुछ और बिगुल है, कौन है तैयार जरा पहले चेक कर लें। सुमित जी तैयार है, सुमित जी के लिए। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, मेरे पास एक सेल कॉल रडार पे आया है। स्टॉक के अंदर वीकनेस है। स्टॉक का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 190 रुपए का। 189.90 190 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एबी कैपिटल। एबी कैपिटल के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। एक अच्छी खासी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग के संकेत देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक ऊपरी लेवल से कल भी सेलिंग प्रेशर दिखाया, आज भी सेलिंग प्रेशर दिखाया और पिछले 4 दिनों के लो पे अभी ट्रेड कर रहा है। एबी कैपिटल में मेरे को लग रहा है कि यहां से 10 से 15 रुपए का फॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करें।
196, 197 ये स्टॉक का ऊपर पे रेजिस्टेंस है, तो 196 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के एबी कैपिटल में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो पहला टारगेट बनेगा 182 रुपीज का बनेगा, और 182 रुपीज का लेवल टूट सकता है और 178 रुपए तक के लेवल एबी कैपिटल में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। तो 196 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करें 182, 178 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है एबी कैपिटल पर बिकवाली करने के लिए शॉर्ट कॉल आने की भी तैयारी। अब 196 के स्टॉप लॉस के साथ 182, 178 के टारगेट के लिए करें बिकवाली। बैंक निफ्टी दबाव में दिख भी रहा है, अब आधा % कमजोर हो चुका है बैंक निफ्टी, जहां स्मॉल कैप इंडेक्स 2/3% मजबूत है, मिड कैप इंडेक्स 1/3% मजबूत है, निफ्टी 1/4% कमजोर है, वहीं बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा कमजोर आपको इस वक्त नजर आएगा। लेकिन एक स्टॉक जो बेहद मजबूत है, आज सुबह खरीदारी की राय पिक ऑफ द डे में सुमित जी ने भी दी, उसके बाद भी कोलगेट कुछ और लोगों को भी पसंद आता हुआ दिखा है और स्टॉक लाइफ हाई पर पहुंचता हुआ नजर आया है। क्यों है कोलगेट में जोरदार एक्शन? नूपुर बताने के लिए तैयार। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, जोरदार एक्शन है क्योंकि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट आई है और मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है एनुअल रिपोर्ट में। उनकी जो नई एमडी एंड सीईओ मैम है प्रभा मैम, उनके अंडर में पहली एनुअल रिपोर्ट है जहां पे पॉजिटिव चीजें सामने आई है। उनका कहना है कि प्रोडक्ट रीच अब उनकी मजबूत होती हुई दिख रही है। कंपनी के प्रोडक्ट्स 1.7 मिलियन स्टोर तक अब जाते हैं और 25% उसमें से 95% अगर आप देखेंगे तो सबके सब स्टोर्स एक्टिव है। जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फिलहाल नजर आ रही है, जिसके चलते मांग में भी सुधार की उम्मीद है और FY24 काफी अच्छा रह सकता है। ओरल केयर की जो लो पेनिट्रेशन है, जिसके चलते ग्रोथ काफ़ी पॉजिटिव हो सकती है, उसके लिए भरपूर अपॉर्चुनिटी भी फिलहाल आपको दिखेगी। फ्लॉस और माउथ वॉश जैसे प्रोडक्ट के चलते कंपनी की ग्रोथ को भी सहारा आने वाले क्वार्टर्स और साल में मिलने वाला है। और के अलावा कंपनी देखे तो कंपनी का स्किन केयर, हेयर केयर, बाथ एंड शावर प्रोडक्ट्स पर भी पूरा फोकस है। ऑपरेशनल और कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इन दोनों एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए कंपनी डिजिटल पर भी स्पेंड कर रही है और डिजिटल ट्विन्स टेक्नोलॉजी के चलते जो गोवा की फैसिलिटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हुई दिख रही है, क्योंकि वहाँ पे इस टेक्नोलॉजी जो बैच साइकिल है वो 25% से कम होता हुआ दिख रहा है एनुअल कैपेसिटी पे। पामोलिन की बात करें तो ब्रांड नेम को कंपनी लेवरेज करेगी अपने पर्सनल केयर प्रोडक्ट के लिए, तो काफ़ी सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कंपनी लेके आने वाली है। पेनिट्रेशन कम है जिसके चलते ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी है। सिर्फ ओरल केयर नहीं, स्किन केयर के भी प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे आने वाले समय में। इसके अलावा दूसरी तरफ एमके ग्लोबल की तरफ से आज इनिशिएट हुई है कवरेज, जहाँ पे सेल की रेटिंग है और सिर्फ 1560 का टारगेट दिया। हालांकि वो पॉजिटिव है कंपनी को लेकर, लेकिन उनका मानना है कि आने वाले सालों में मार्केट शेयर पे गेन करना ज़रूरी होगा और जो कंपनी की आय और मार्जिन दोनों ही दबाव में रह सकते हैं। लेकिन मार्केट को जो मैनेजमेंट की कॉमेंट्री है वो ज़्यादा पसंद आ रही है आज। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री है मजबूत और इसी वजह से कोलगेट पर जबरदस्त एक्शन होता है। कभी मूव नहीं करता, सही स्टॉक ऑफ द डे भी चुना है। और एक बार जरा कोलगेट पर राय भी ली जाए, क्योंकि जरा धर्मेश जी से, धर्मेश जी क्या व्यू रखते हैं आप? अनिल जी, न्यूट्रल व्यू है कोलगेट पे। देखिए, ये जो कंपनी है ओरल केयर की, ये 5-7% ज्यादा ग्रो करती नहीं है और दिन में आप 3 बार तो ब्रश करोगे नहीं, तो काफी डिफिकल्ट है कि जो मार्केट शेयर गेन की बात कर रहे हैं, पतंजलि ने तो काफ़ी इनका मार्केट शेयर खाया है और कंपटीशन आगे भी हीटेड अप रहेगा। सो मुझे लगता है ये जो 3-4% की इनकी जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वही रहेगी, मार्जिन भी मोर और लेस सिमिलर रहेगा। हाँ, इनका ROE बहुत अच्छा है, 60-65% का ROE करते हैं ये, और उस हिसाब से 45-46 के TTM पे ये ट्रेड भी कर रहा है PE मल्टीपल से। सो विद दिस रनअप जो आज डे की तेजी हुई, एक आध दिन और तेजी चल सकती है, बट उसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई खास इन्वेस्टमेंट बेट बनता है। और डिविडेंड यील्ड भी 2-2.25% का ही है। सो ऐसा भी नहीं कि 8-10% का डिविडेंड यील्ड है कि उसके थ्रू भी अगर आप इन्वेस्टमेंट बेट ले तो 40-50% 5 साल में डिविडेंड यील्ड से मिल जाता है। सो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो मुझे नहीं लगता कि खास यहाँ पर गुंजाइश बनती है। न्यूट्रल व्यू है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कोई खास बात बची नहीं है। आइए एक स्पेशल पिक के लिए रिक्वेस्ट की है फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन यूज करते हुए सिद्धार्थ सेरानी साहब, और क्योंकि लाइफलाइन यूज करें तो थोड़ा सा वक्त लगेगा कनेक्ट होने में, तब तक नितिन जी फोन लाइन पर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। नितिन जी बहुत बहुत स्वागत है। कल की भी आपकी निफ्टी की स्ट्रेटजी बेहद शानदार रही, बताएं सर आज क्या है इरादा? अनिल जी, यहाँ पे 19,350 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 55 में मिल रही है। 19,350 की कॉल ऑप्शन 55 में मिल रही है। इसका स्टॉप लॉस होगा 25 रुपए का और इसके टारगेट होंगे 85 से 90 रुपीज के।
अब सपोर्ट लेवल के आसपास निफ्टी है, 19,350 का सपोर्ट है और 19,300 का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो हम बाय ऑन डिप करेंगे। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो 19,350 की कॉल ऑप्शन 54-55 का भी रेट है, ये खरीदेंगे। 25 का स्टॉप लॉस और टारगेट 85 से 90 का। 85 से 90 के टारगेट के लिए 19,350 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदने की राय नितिन जी की आज निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। नितिन जी, निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी पर कोई राय है या फिर फिलहाल वेट एंड वॉच? निफ्टी वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि फॉलिंग मार्केट थोड़ी वीक हो रही है, तो हम वीकनेस में निफ्टी ले रहे हैं, तो एक ही ट्रेड लेंगे, 2 ट्रेड नहीं लेंगे। जी धन्यवाद। आइए एक बिगुल सिद्धार्थ सैदानी के साथ स्पेशल पिक का। सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका। स्पेशल पिक का आपने बिगुल फरमाइश किया है, तैयार है आपके सामने, बताएं सर आपके साथ साथ पिक में क्या है स्पेशल? पहले तो धन्यवाद, गुड आफ्टरनून अनिल जी, दीपांशु और सारे दर्शकों को, और धन्यवाद अनिल जी, आपने मौका दिया ये स्पेशल पिक के लिए। अनिल जी, ये स्पेशल इसीलिए है क्योंकि ये घरेलू ब्रांड है, एफएमसीजी की कंपनी है, हर घर में पाई जाती है, और ये कंपनी है गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। एफएमसीजी की वन ऑफ द दिग्गज कंपनियां, लीडिंग हाउस होल्ड ब्रांड जैसे कि गुड नाइट, सिंथॉल वगैरह, पर्सनल केयर, होम केयर सेगमेंट में काफी बेहतरीन काम कर रही है गोदरेज सीपी। शॉर्ट टर्म 2 टारगेट है इसके लिए, वो पहले बता दूं। पहला टारगेट होगा 1110 का, 1110 का, और दूसरा टारगेट होगा 1130 का, 1130 का। ये दोनों टारगेट के लिए गोदरेज सीपी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदारी करनी चाहिए। होम केयर सेगमेंट में 14%, 14% का ग्रोथ देख रहे हैं, पर्सनल केयर सेगमेंट में 17% का ग्रोथ, और ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ जो हमने देखा है वो 11% देखा गया है। और एक महत्वपूर्ण चीज वो है कि पाम ऑयल के प्राइसेस जो गिरे हैं 20 से 40%, जो मार्जिन और अर्निंग्स दोनों को बूस्ट करेगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का। 2400 करोड़ के आसपास का फ्री कैश फ्लो एवरी ईयर बनाने की योजना है आने वाले 2 सालों के लिए, और 11% की ग्रोथ डोमेस्टिक बिजनेस से उम्मीद कर रहे हैं। गोदरेज सीपी जिसका पहला टारगेट होगा 1110 और दूसरा टारगेट होगा 1130 का। 1110 और 1130 के टारगेट के लिए गोदरेज कंज्यूमर पर करें खरीदारी। एफएमसीजी में आज बड़े मूव्स आ ही रहे हैं। आइए सचिन जी भी एक कॉल के साथ है तैयार, बिगुल उनके लिए बीटीएस डबल टी। जी सर। दीपांशु, एक्चुअली ये पर्टिकुलर कॉल मैं भी प्रेफर कर रहा था, तो वहाँ पर काफ़ी सिमिलर टारगेट्स है, 1140 ऑन द हायर साइड एंड 1075 का स्टॉप लॉस है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑलरेडी वो कवर हो चुका है। तो जो दूसरा स्टॉक मेरे रेडार पे है, जो ये वाला पर्टिकुलर स्टॉक भी हमने हमारे क्लाइंट्स को अभी दिलाया है। स्टॉक का नाम है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एंड जिस तरीके से यहाँ पर सेक्टर रोटेशन हो रहा है, वापस जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ नजर आ रही है मिड कैप आईटी काउंटर्स में, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने 3960 का जो लेवल अच्छी तरह कॉन्फिडेंटली पार किया है, तो मुझे लग रहा है वापस एक 4040 से लेके 4120 के टारगेट्स के लिए ये स्विंग बनना चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 3924 पे। पहला टारगेट होगा 4040 का, सेकेंड टारगेट होगा 4120 का। ओके, तो यह है आपके लिए L&T टेक पर खरीदारी की राय। स्टॉक में भी एक मूवमेंट आ रहा है, और LTI माइंट्री को भी अपने रेडार पर रखें, क्योंकि ये निफ्टी में एंट्री लेने वाला है 13 तारीख को, जब HDFC बाहर हो जाएगा मर्जर के बाद। एक स्टॉक जिसमें ब्रेकआउट आ रहा है और वायदा कारोबार का बिगेस्ट गेनर, इनफैक्ट ऑलमोस्ट बिगेस्ट गेनर है, सेम लेवल पर संबंधना मदन के साथ, और वो है आपके लिए BHEL। 2 दिन पहले आशु जी आपसे बात भी हुई थी, आपके रिकमेंडेशन में था, आपने कहा था डिलीवरी लेकर बैठ जाइए, 100 के टारगेट दिए थे। तब से अब तक अच्छी रैली आ गई है BHEL में, आज बड़ा वाला ब्रेकआउट आया। जरा इस पर अपना व्यू दें, और अगर तब नहीं खरीदा था तो क्या इन लेवल्स पर भी एंट्री ले सकते हैं आशु जी? दीपांशु ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं ना दीपांशु, देखो जब हम मंदी में होते हैं तो ऐसा होता है कि मतलब नीचे का कोई घर नहीं होता, जब तेजी बनती है तो भी ऐसा ही होना चाहिए कि मतलब अगर ये चलने शुरू हुए हैं तो ये काफी अच्छे चल सकते हैं, क्योंकि अभी भी ऐसा ना कोई बबल है, मतलब अंडर ओनरशिप है मार्केट के अंदर, कोई ऐसी मारामारी नहीं है। और ये पिछले मतलब जो अगर आपको ध्यान हो दीपांशु, हमने जब ये रैली रिवर्सल आया था तो 2 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे जो
अपने हाई से सबसे पहले निकल के आए थे, एक था टाटा मोटर और डीएलएफ। अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके जो जो स्टॉक्स आते जा रहे हैं ना उस लिस्ट के अंदर, उसमें ही उस दिन भेल आया था जब मैंने कहा कि बड़ी कंसोलिडेशन के बाद जो ऑल टाइम हाई पिछले 3-4 साल का था जहां लोग फंसे हुए थे, वहां से निकल के पेशेंस टेस्ट करके निकल के आया है और चीजें जो फंडामेंटल इंप्रूवमेंट भी हो रही है मतलब इन सब के अंदर, तो मतलब दे आर कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग फंडामेंटल ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि अगर 91-92 पे भी ले लेंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दीपांशु, अशोक ले लें, अभी एक ऐसा स्टॉक है जो 160-62 के अराउंड है, इसमें भी मुझे लगता है डिलीवरी लेनी चाहिए। आईटी स्टॉक्स है, चाहे जितना मर्जी खराब दिख रहे हो या मतलब धीरे धीरे करके आईटी भी अच्छा लगता है, तो इसलिए भी इंडेक्स और ये मार्केट ठीक लगती है कि सेक्टोरल रोटेशन इतनी है कि हमारे पास स्टॉक स्पेसिफिक चीजें चलती रहेंगी। जो मैं अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ के एक टाइम था जब इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक करते थे, अब इंडेक्स कंसोलिडेशन में भी स्टॉक स्पेसिफिक चीजें चलेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी तरीके से मतलब कोई ज्यादा घबराहट होनी चाहिए लेने के लिए, कहीं कहीं बहुत ऊपर तो नहीं ले लिया। जैसे अनिल जी बार बार कॉन्फिडेंस ले रहे हैं कि वही ले जो नीचे भी ले सकता है, क्योंकि अब ऐसा टाइम नहीं है कि अगर ले लिया तो फंस गए, मर गए, टॉप पे ले लिया। और आपको याद हो 15 दिन पहले जब ऑल टाइम हाई बना था, हमने कहा ये न्यू हाई, हम ये कई बार ये वर्ड यूज करेंगे और ये करते रहेंगे। सो आई थिंक दिस फिनोमिना मुझे लगता है कि अभी चलेगा ही। तो चलिए, ये है आपके लिए पूरी की पूरी राय आशीष सर की तरफ से। आइए बंधन बैंक, इसकी पहली तिमाही के आए हैं क्वार्टरली अपडेट और उसके बाद बाजार थोड़ा सा निराश है। स्टॉक का काफ़ी कमज़ोर भी आज ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दिन के लिस्टेड स्टॉक के आसपास 3% और मेरे ख्याल से बंधन बैंक पर सबसे पहले सुमित जी ने शॉर्ट कॉल दिया था जहाँ तक मुझे याद है, और उसके बाद आशु जी ने भी मुझे मैसेज करके बोला था कि तन मन धन का नहीं बोला था, तन और मन से वो इस पूरी तरह से वो उनके साथ हैं। बंधन में सुमित जी आप ही का था या आशु जी? किसने आपने रिकमेंड किया, आपने सेकंड किया तो कौन था, किसकी रिकमेंडेशन पे आपने कहा था? अनिल जी, सुमित था। अनिल जी, सुमित की कॉल थी। हाँ जी सुमित जी, बधाई स्वीकार करें। आशु सर आप भी बधाई स्वीकार करें जी। सुमित जी अपडेट। जी अनिल जी, थैंक यू वेरी मच अनिल जी। अनिल जी कल ही सेल कॉल दिया था जब मार्केट एकदम हाई पे था, तभी लग रहा था अनिल जी बंधन बैंक के अंदर गिरावट है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर वीक था और स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी बाउंस बैक और तेजी के संकेत नहीं मिल रहे थे। तो कल उसको रीड करते हुए इसमें सेल का व्यू दिया था, टारगेट हिट है और अभी भी ऐसा लगता है कि 220 का लेवल टूटने के बाद बंधन बैंक में और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जो लोग प्रॉफिट से संतुष्ट है वो बुक कर सकते हैं और जिनको और की एक्सपेक्टेशन है वो प्रॉफिट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड भी कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बंधन बैंक पर आइए कमजोरी की वजह बताने के लिए तैयार है वरुण। तो अनिल जी 2 वजह है जिसके चलते ये स्टॉक कमजोर है। एक तो जो क्वार्टरली अपडेट इन्होंने दिया है थोड़ा सुस्त नजर आ रहा है। आप देखिए लोन्स एंड एडवांसेस केवल 6.7% की ग्रोथ हुई है साल दर साल। क्वार्टर 5.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने मिली है। कोल्ड डिपॉजिट 16.5% की बढ़ोतरी, रिटेल डिपॉजिट 5.9%, बल्क डिपॉजिट में ठीक ठाक बढ़ोतरी हुई है, लेकिन क्वार्टर इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो महज 0.4% की बढ़त है। कासा डिपॉजिट देखिए 2.8% गिरा है और क्वार्टर 8% के आसपास की गिरावट जो है यहाँ पे देखने मिली है। अब दिक्कत की बात क्या है, देखिए लोन्स एंड एडवांसेस की जो ग्रोथ रेट है वो इस कंपनी की लगातार धीमी पड़ते जा रही है। एक ज़माना था जब करीब 20%, 16% के आसपास की ग्रोथ देखने मिलती थी और जब भी हम मैनेजमेंट से बात करते थे वो यही कहते थे कि ये ग्रोथ जारी रहेगी, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से ये बिल्कुल भी जारी नहीं है। Q4 FY23 पे 9.8% थी, इस बार गिर के ये 6.7% पे आ चुकी है। ऐसे ही टोटल डिपॉजिट की ग्रोथ है, एक ज़माना था 20% के आसपास की ग्रोथ कंपनी ने Q1, Q2, Q3 FY23 में की थी, उसके बाद ये गिर के 12% आई, अभी भी 16.5% के आसपास की है। और तीसरी दिक्कत की बात है इस कंपनी का कासा रेशियो। आप देखिए कासा रेशियो एक ज़माने में Q1 FY23 अगर आप देखेंगे तो ये 43% पे था, वहाँ से लगातार गिर के अब करीब 36% के आसपास आया और क्वार्टर पे यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है। 39.3% से गिर के 36%। नो डाउट इसका इम्पैक्ट शायद आपको थोड़ा बहुत इस कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे देखने मिल सकता है। हालांकि जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज थी उन्होंने जैन क्वार्टर में थोड़े बहुत अपने जो ओवरऑल रेट्स है उनको बढ़ाया था, जिसके कारण उनको मदद भी मिली थी उस क्वार्टर में। और उस क्वार्टर में अगर आप देखते तो कासा रेशियो भी बढ़ा था, लेकिन इस क्वार्टर में अब कासा रेशियो फिर से Q3 FY23 के लेवल पे आ चुका है, जो कि एक दिक्कत की बात है इन कंपनियों के लिए। साथ ही साथ इस कंपनी के CFO उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। 30 सितंबर के बाद वो इस कंपनी में नहीं रहेंगे और ब्रोकरेज हाउस इसको लेके बड़े सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर CFO ने इस्तीफा दिया है तो अगले कौन आएंगे लीड करने के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। कोई सही नाम आए तो ठीक है, नहीं तो दिक्कतें और बढ़ सकती है। तो ये चिंता ब्रोकरेज हाउसेस ने भी जताई है और जितने भी अपडेट कंपनी के आए हैं थोड़े बहुत दिक्कत भरे हैं, जिसके कारण स्टॉक में आप गिरावट देख रहे हैं।
ओके, तो ये है बंधन बैंक पर पूरा का पूरा अपडेट। और एक बार जरा बंधन बैंक पर राय ली जाए धर्मेश जी से भी। धर्मेश जी क्या कहेंगे, अगर है पोर्टफोलियो में तो निकल जाएं, खरीदने का वक्त है, कोई बेहतर स्विच, जो भी आपकी राय हो। अली जी, अगर पोर्टफोलियो में है तो निकलने में ही समझदारी रहेगी। देखिए, बंधन बैंक के साथ काफ़ी मुश्किलें पिछले 3-4 साल में रही। पहले कोविड हुआ, फिर लास्ट ईयर फ्लड आ गया था आसाम में, और इस बार अभी फिर उनको मैनेजमेंट स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम चल रही है। दूसरी प्रॉब्लम रही जो वरुण ने भी बोला कि माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, तो जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से बैंक में इनका ट्रांजिशन हुआ था, इनका सेगमेंट ही काफ़ी वनरेबल रहता था। सो जीवन की बात करें, इक्विटास की बात करें, सबके साथ ये प्रॉब्लम्स आती रही। बट वो लोग थोड़े लकी थे कंपेयर टू बंधन बैंक। प्रमोटर्स तो काफ़ी इनके दुरुस्त है, बट जो टॉप लेवल सीनियर मैनेजमेंट है वहाँ पर काफ़ी आना जाना चलता रहता है। तो उसके कारण से भी पॉलिसी जो बनाते हैं, जो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने की बनाते हैं, वहाँ दिक्कतें आ रही हैं इनको। और दूसरा जो बंधन बैंक के साथ पर्टिकुलर प्रॉब्लम है कि इनका ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा है क्वालिटी रिटेल और कॉर्पोरेट कस्टमर्स में। ये अभी भी वो छोटे सेगमेंट में फंसे हुए हैं। और असम, बंगाल का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्षेत्र है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया। सो वहाँ पर मुश्किलें अगर थोड़ी आती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मुझे लगता है कि मौजूदा माहौल में और जिस तरीके से कंपनी के अंदर भी स्टेबिलिटी की, सीनियर मैनेजमेंट की कमी है, तो निकलने में ही समझदारी है। और विकल्प तो बहुत सारे हैं। आप पूना वाला फिनकॉर्प ही ले लें, जबरदस्त ग्रोथ ट्रैजेक्टरी चल रहा है। 6 से 7 हज़ार करोड़ के आसपास का इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिसबर्समेंट का ग्रोथ चल रहा है। मुझे तो लगता है कि अगर दिवाली तक की बात करें तो 430 से 440 का तक का टारगेट इसमें आ जाएगा। थोड़ा वैल्यूएशन के हिसाब से कंफर्ट लेवल नहीं दिखता है, बट अगर 100% के ऊपर आपका AUM ग्रोथ चल रहा है, सो कभी कभी वैल्यूएशन को थोड़ा नज़रअंदाज करना चाहिए ग्रोथ को, ट्रैजेक्टरी को देखते हुए। NPA लेवल 1% से कम है नेट NPA, और मैनेजमेंट ने बार बार कहा है कि वो NPA कम रखेंगे। और प्लस पूनावाला फिनकॉर्प के लिए, तो पूनावाला फिनकॉर्प में आप स्विच मार सकते हैं। ओके, बेहतर है कि आप बंधन बैंक से पूनावाला फिनकॉर्प में कर लें खरीदारी, स्विच कर लें। ये राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। ओके, इसी पर एक जरा फंडामेंटल राय आशु सर से भी ली जाए। आशु सर बताएं। अरे जी, देखिए, मेरे को ये बैंक तो कितने टाइम से, मतलब 400 से शॉर्ट कैंडिडेट था। और अनिल जी, जो अभी अगर फंडामेंटल बात करें तो आई थिंक की पॉइंट अभी धर्मेश जी ने भी मेंशन किया ना, ट्रांजिशन। जो इनका ट्रांजिशन है अनिल जी, जो एक होता है ना, एक ऑनगोइंग बिजनेस होता है, एक नेचुरल प्रोग्रेशन भी होता है कि आप मूव करते हैं हायर ट्रेजेक्ट्री में, हायर स्ट्रेटा के अंदर। वो कहीं से इंप्रूवमेंट नहीं आई है अनिल जी। और बाकी जो इनके प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो अनिल जी ये मेरी परपेचुअल सेल लिस्ट अब तो बहुत कम हो गई है तेजी की मार्केट में। ये उसी के अंदर था और अभी भी उसी के अंदर है अनिल जी। वो फिर लिस्ट रिपीट कर देता हूं, आपको ध्यान हो अनिल जी, एक 60 रुपए या कुछ भाव पे एक IDFC का चेंज ऑफ व्यू था और बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड आके कहा था कि अब मैं मंदी में नहीं हूं। लेकिन अनिल जी, फिर फॉर व्यूअर्स, फॉर योर कंजम्पशन, बंधन बैंक, IEX, IRCTC, ये अभी भी 3 स्टॉक्स ऐसे हैं अनिल जी जो, मतलब जैसे IRCTC जी को कुणाल जी कहते हैं कि वो मोनोपोली है, लेकिन अनिल जी मोनोपोली किस चीज की है, किस स्टार्टअप की है, उसका स्केल क्या है, मतलब मुझे इसकी वैल्यूएशन अभी भी समझ नहीं आती है। तो ये 2-3 स्टॉक्स हैं अनिल जी, अभी भी मतलब आप देखिए ना मार्केट कहां से कहां पहुंच गई। ये बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते हैं। PSEs जो अनिल जी बिल्कुल नहीं चलते थे, सालों साल चलते हैं। क्या प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है, क्या गवर्नमेंट को कॉन्ट्रीब्यूशन किया, और मुझे लगता है कि सब में री रेटिंग हो जाएंगी। तो इन सब स्टॉक से अनिल जी बच के रहना चाहिए, और बंधन आपको पैसे नहीं देगा। बंधन बैंक पे से रहें थोड़े सावधान, ये राय आपके लिए आती हुई इस वक्त आशीष जी की तरफ से भी। और साफ धर्मेश जी का भी यही मानना है कि स्विच कर लें, ये बेहतर होगा। लेकिन इस बीच बजाज ऑटो को लेकर एक खबर आती है दिख रही है, और बजाज ऑटो ये कह रहे हैं कि अपने पहले 10 ग्राहकों को 10,000 केक खा गया मैं, 10,000 ग्राहकों को वो जो गाड़ी बेचेंगे वो 2,23,000 की कीमत पर बेचेंगे। मेरे ख्याल से 2,29,000 की कीमत हमने सुनी थी, बात आ रही थी। आई थिंक 2,33 की बात चल रही फाइनल, बट वो सब प्राइस रजिस्ट्रेशन वगैरह मिला के तो 2,23 तक ये मतलब यानी थोड़ा और स्पेशल डिस्काउंट। टाइम स्पीड 400 की कीमत अब होगी 2,23,000, 2,33,000 के मुकाबले में 2,23,000 होगी। कल जो हीरो मोटो ने किया, आज बजाज ऑटो कर रहा है। स्टॉक पर देखिए, कल हीरो मोटो 6% ऊपर था, आज बजाज ऑटो ऑलमोस्ट 6% ऊपर है। और कल हीरो की वजह से जो आइशर में गिरावट हुई थी, आज बजाज की वजह से आइशर में वो गिरावट हो रही है। तो अनिल जी, स्पाइक आ रहा है बजाज ऑटो पर और गिरावट आ रही है आपके लिए आइशर मोटो। बिल्कुल एकदम क्लियर कट। तो आइशर की धुलाई करने के लिए दोनों हीरो मोटो और बजाज ऑटो कमर कसकर तैयार होकर बैठे हैं कि बहुत दिनों तक आपने बुलेट बेची है अच्छे खासे दामों पर,
अब हम कंपटीशन करेंगे। और मजे की बात है कंपटीशन वाले लोगों को ज्यादा बात है, मतलब इसका मतलब है कि मार्केट को ये ना आयशर की धुलाई के लिए कोई बहाना ढूंढ रहा था। अभी तक ऐसे नहीं कि हार्ले डेविडसन बिकना शुरू हो गई, या अभी ऐसा नहीं कि बजाज ऑटो की जो ट्रायम्फ है वो ठीक है 10,000 सस्ती बेचेंगे, लेकिन मतलब अभी इस स्पेस में कंपटीशन हो गया। 2.25 लाख रुपए के आसपास की जो गाड़ियां हैं, चाहे वो हार्ले डेविडसन हो या फिर ट्रायम्फ हो, आई थिंक इसमें कंपटीशन बढ़ेगा। और चूंकि आयशर थोड़ा महंगी बेचता है तो मजा आएगा। ओवरऑल प्राइस शायद इनका अभी भी थोड़ा ज्यादा है, बट ये 440 सीसी की है। आयशर की जो बुलेट है वो 350 सीसी की आती है, तो थोड़ी ज्यादा पैकेज है और प्राइस उतना ज्यादा नहीं है, प्लस प्रीमियम ब्रांड्स हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3-4 फैक्टर्स मिलकर आ रहा है जो इस समय बाजार के दिमाग पर प्ले कर रहा है इसको लेकर। ऐसी कोई प्रीमियम ब्रांड टीवीएस के पास है? बीच में टीवीएस की भी तो BMW के साथ चल रही है, BMW के साथ बात चल रही है। वही बचे हैं इनकी धुलाई करने का, भी कुछ आ जाएगा। हाँ, मतलब अच्छा खासा कंपटीशन इस टू व्हीलर स्पेस की प्रीमियम बाइक सेगमेंट में बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आयशर मोटर्स के लिए मुश्किल भरा समय है, और बाकी दोनों कंपनी एक बार जरा स्टॉक डे लो के आसपास ट्रेड कर रहा है आयशर मोटर्स। कुणाल जी से चार्ट पर राय ली जाए। कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी देखिए, डेफिनेटली अनिल जी खबर आने के बाद ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। और कुछ दिन पहले अनिल जी स्टॉक पर एक गैप बना था जिसको एग्जॉशन गैप कहते हैं, और उसके बन जाने के बाद उसका ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आया। तो मुझे लगता है कि अभी गिरावट और थोड़ी समय चल सकती है। हो सकता है कि स्टॉक 3200 के लेवल्स को भी तोड़ करके उसके भी नीचे ट्रेड करे। तो फिलहाल कोई खरीदारी की राय नहीं है, वेट एंड वॉच करें। नीचे के लेवल्स पर जरूर खरीदारी के बारे में विचार कर सकते हैं। फिलहाल खरीदारी न करें, इंतजार करें। लेकिन एक फंडामेंटल राय इन टू व्हीलर स्पेस में बढ़ते हुए कंपटीशन पर धर्मेश जी से भी ली जाए। धर्मेश जी, आपके पास 3 ऑप्शन है, आयशर, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प। क्या करना है इन तीनों में से? अगर कुछ पसंद है, किस क्रम में पसंद है, और ये जो कंपटीशन बढ़ रहा है उस पर क्या कहेंगे? अनिल जी देखिए, अगर लेना ही है तो हीरो मोटोकॉर्प लेना चाहेंगे, बिकॉज हार्ले के साथ उनका कॉम्बिनेशन चल रहा है। बट इससे पहले मैं एक कमेंट करना चाहूँगा। अभी जो बजाज ऑटो का अनाउंसमेंट आया कि पहले 10,000 ग्राहकों को वो 2,23,000 में देंगे, और शायद 20 या 25,000 का डिस्काउंट रहा होगा, ये मेरा अनुमान है। तो उस हिसाब से 30-40 करोड़ का वो डिस्काउंट जाएगा फाइनल प्राइस पे 10,000 ग्राहकों को। और जिस तरह से स्टॉक भागा है 7-7,500 करोड़ का, इनको मार्केट कैप बढ़ गया। सो इट्स अ वेरी गुड ट्रेड मेरे हिसाब से। अगर ऐसे मतलब 40-50 करोड़ का आप डिस्काउंट लेके 5,000 करोड़ से अपना मार्केट कैप बढ़ा सकते हैं। बट कमिंग टू योर पॉइंट, जैसा आपने बताया कि देखिए मार्केट शेयर अब आयशर मोटर्स का तो लूज होएगा वही जिसके पास है। सो आयशर मोटर्स ने जब पिछले 20 सालों से ये सेगमेंट को ऑक्यूपाई कर रखा था। 2003-4 से रॉयल एनफील्ड की जो बुलेट की सेल्स चालू हुई थी वो अभी तक बरकरार रही थी। अब यहाँ पे इनका कंपटीशन हीटअप होगा। और जैसा आपने बताया कि टीवीएस मोटर का BMW के साथ टाई अप, ये तो 8-10 साल से सुनते आ रहे हैं। बट अगर वो आ गया तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन और मज़ेदार सिनेरियो बन जाएगा टू व्हीलर हेवी प्रीमियम सेगमेंट के अंदर। बट ओवरऑल अगर खरीदना ही है तो हीरो मोटोकॉर्प मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर विकल्प है, बिकॉज हार्ले डेविडसन का एक क्रेज़ है इंडिया में, आज भी उसके ज़्यादा अच्छा क्रेज़ है। ट्रायम्फ उतना लोग जानते नहीं है, तो इनको बजाज ऑटो को काफ़ी हेवी बेटिंग करनी पड़ेगी ट्रायम्फ को सेल करने के लिए। चलिए, हीरो मोटो पर ज़्यादा भरोसा है इस समय। बजाज ऑटो और आयशर पर भी हमारी नज़र है, बट हीरो मोटो देखिए ज़बरदस्त मूव आ रही है। कल भी अच्छा एक्शन था, 6% ऊपर था, आज 4% ऊपर है। 2 दिन में ज़बरदस्त तेजी इस काउंटर पर आ चुकी है। आइए, जय के पास एक कॉल है तैयार, बिल्कुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी बिल्कुल दीप, आज फार्मा में से डिवीज लैब में एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहा है, और डिवीज लैब का फ्यूचर खरीदने की सलाह है मेरी। 37.45 पर अभी ये ट्रेड कर रही थी, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए 3670, तो 3670 पर एक स्टॉप लॉस लगा के डिवीज लैब फ्यूचर खरीदने की सलाह दी। इसमें जो नेक्स्ट टारगेट या तो ऊपर की तरफ जो लेवल निकल कर आ रहा है, दैट कम्स टू 3870, 3870, एंड सेकेंड टारगेट कम्स टू 3920। सो 3870, 3920 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे डिवीज लैब्स। कुछ दिनों से मल्टीपल स्विंग रेजिस्टेंस बने थे, लगभग 3650, 3660 के लेवल्स पे दीप जो ये निकाल नहीं पा रहा था और कंसोलिडेट कर रहा था। ये फाइनली एक रेंज में से ब्रेकआउट आज आते हुए देखने मिला है, दैट टू विथ वॉल्यूम। सो इट्स अ वॉल्यूम प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट इन डिवीज लैब्स।
डिवीज लैब के साथ करी थी। अब जय को भी पसंद आ रहा है ये काउंटर, इस पर रखिए नज़र। और हिमांशु जी के रेडार पर हीरो मोटो भी था पहले, और ब्रेकआउट के बाद देखिए ज़बरदस्त मूव पिछले 2 दिनों में इस पर आ चुकी है। आइए वागले साहब भी अपने कॉल के साथ तैयार, बिगुल उनके लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, बीटीएसटी के लिए गोदरेज सीपी में एक ब्रेकआउट आया है, 1100 का ये लेवल अभी अभी ब्रेक किया है। 1101 रुपया 2 रुपए क्या 1102 का करंट भाव है। मुझे लगता है 1120 तक की अपसाइड मुझे दिखाई दे रही है, वो भी कल के दिनों में। तो 1120 18 से 20 के टारगेट के लिए प्ले करें। आपका स्टॉप लॉस 10 रुपए नीचे होना चाहिए। 1092 1093 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए गोदरेज कंज्यूमर, अभी जिस पर सिद्धार्थ जी एक स्पेशल पिक देकर गए थे। वागले साहब के रेडार पर भी ये काउंटर है। बट एक और स्पेस है बाजार का जहां पर एक्शन हो रहा है, सुबह हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे, वो है स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनीज। यहां पर क्यों इतनी बड़ी तेजी बन रही है, आइए थोड़ी डिटेल एनालिसिस लेते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप लगातार आप देखें बढ़िया तेजी आती हुई दिख रही है, जिसमें कुछ कंपनियां अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो जीनस पावर, एचपीएल इलेक्ट्रिक या स्नाइडर इलेक्ट्रिक, इन कंपनियों पर आपको फोकस रखना है। अगर मैं आपको ओवरऑल डेटा बताऊं तो अब तक अगर आप देखें 23 करोड़ जो स्मार्ट मीटर लगाने की जो है मंजूरी मिलती हुई दिखी है, उसमें से अगर आप देखें लगभग 3.7 करोड़ स्मार्ट मीटर्स का है कुल मिला के ऑर्डर मिला है। तो अभी ये वाला गैप तो काफी बाकी है। उसी के साथ साथ अब इंस्टॉल कितने हुए हैं, अगर आप बात करें जो टोटल स्मार्ट मीटर जो इंस्टॉल होते हुए दिखे हैं वो लगभग 66 लाख स्मार्ट मीटर जैसे हैं जो अभी तक लगाए जा चुके हैं। तो टोटल जितने अलॉट हुए हैं उसमें से भी 66 लाख की, तो ये गैप है, ये काफी बड़ा है। अब अगर आपका सरकार का प्लान देखें तो सरकार का 2025 तक 25 करोड़ जो है स्मार्ट मीटर्स लगाने का लक्ष्य है, और अभी अगर आपने देखा तो लगभग 66 लाख के आसपास ही जो है वहां पर लगते हुए दिखे हैं। और अगर आप बात करें डेट के हिसाब से तो 20 जुलाई 2021 को जो नेशनल स्मार्ट मीटर ग्रिड मिशन की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से ही आपको ये लगातार अपडेट यहाँ पर आता हुआ गया है। अगर रिसेंट के अगर आप ऑर्डर्स देखें तो रिसेंट में आपको एचपीएल इलेक्ट्रिक का लगभग 900 करोड़ का ऑर्डर आता हुआ दिखा। वही जीनस पावर के लिए भी अगर आप देखें एसईबीज के लिए उनको लगभग 2200 करोड़ के आसपास का जो है यहाँ पर ऑर्डर आता हुआ दिखा। और अगर ओवरऑल इन कंपनियों के लिए ऑर्डर बुक जो है लगातार इनफ्लो आता हुआ जा रहा है, और आपने मैनेजमेंट को भी सुना तो मैनेजमेंट भी इस पे काफी बुलिश है। कुल मिला के अगर आप देखें एसईबी स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड्स के लिए अगर 30 जनवरी 2023 से अभी तक देखें तो जीनस पावर को लगभग 2900-2800 करोड़ के आसपास के ऑर्डर आते हुए दिखे हैं। तो इन सारी कंपनियों को लगातार जो है बड़े ऑर्डर आते हुए जा रहे हैं। तो बड़े ऑर्डर्स इस स्पेस में आ रहे हैं और इसलिए आप इसमें बड़ा एक्शन भी देख रहे हैं। धर्मेश जी, कोई राय? छोटी स्पेस है बाजार की, स्मार्ट मीटर की स्टोरी नई नहीं है बट लगातार बाजार के फोकस में आती रहती है। इस बार कुछ और बड़े ऑर्डर्स की बात चल रही है। एचपीएल इलेक्ट्रिक के मैनेजमेंट से भी हमने बात करी, वो भी काफी पॉजिटिव है आगे के आउटलुक को लेकर। आपका व्यू सर इस स्पेस में? देखिए दीपांशु, सब कुछ सही है, बिजनेस भी सही है, ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी आएगी और कंपनी प्रॉफिट्स बनाते भी रहेंगे। बट सिर्फ वैल्यूएशन के हिसाब से अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो बहुत ज़्यादा भाग गया। देखिए ये सब जो बिजनेसेस हैं ये 8 से 10% ऑपरेटिंग मार्जिन का होता है और ग्रोथ रेट जो है टॉप लाइन पे 5 से 10% का रहता है, उससे बियॉन्ड इनका ग्रोथ आता नहीं है। आरओई भी काफ़ी कम रहता है, 3-4 या 5% ज़्यादा का आरओई होता नहीं, बिकॉज सप्लायर से गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के थ्रू ये काम होता है। तो वहाँ पर ज़्यादा गुंजाइश कहीं नहीं है। आई मीन प्राइसिंग पावर कर लें या सप्लाइंग, वहाँ पर कुछ इनको बचता नहीं है इनके हाथ में। सो अभी 100-125 की पी मल्टीपल पर ये सब ट्रेड कर रहा है। लिक्विडिटी की आई मीन कमी रहती है यहाँ पर क्लोजली हेल्ड कंपनी से, तो थोड़ा जो भी पब्लिक फ्लोट था वहाँ पर चेस किया लोगों ने, वो काफ़ी स्टॉक भाग गया है। तो अगर बने हैं तो बने रहें, मतलब सेल करने की जरूरत नहीं है। बट नए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे तो यहाँ पर रिस्की बेट लगता है। यह है आपके लिए जो स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनीज हैं उस पर फोकस है। इस बीच मारुति पर रखिए नज़र, हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी है और 10,000 के पार आपको मारुति जाते हुए इस समय दिख रहा है। तो सबको बधाई जो लगातार रिकमेंड भी कर रहे हैं इस काउंटर को। और अब देखिए 10,000 का लेवल भी आ गया है। नई लॉन्च से भी मारुति में हमने नई जान आते हुए देखी है। जो सेक्टर का लीडर है वो फाइनली अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब आपको लीडरशिप थोड़ी दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये बड़ी बात हो रही है मारुति में। कि बाकी ऑटोज में ऑलरेडी हमने बहुत शार्प रनअप देख लिया पिछले 1-1.5 साल में। मारुति में अब ये बड़ी कैचअप रैली प्ले आउट हो रही है और 10,000 का लेवल अब हम मारुति पर आते हुए देख रहे हैं। तो बड़ा एक्शन बना हुआ है इस समय मारुति पर। हिमांशु जी, आपके भी रेडार पर था, अपडेट देना चाहेंगे सर? जी दीप, 2 अपडेट्स हैं एक्चुअली। पहला अपडेट मारुति पे ही है जो इस हफ्ते पिक ऑफ द वीक थी, और जिस हिसाब से पिछले वीक इसमें क्लोजिंग देखने को मिली थी जो कि मंथली और क्वार्टरली बेसिकली और वीकली जिस तरह की क्लोजिंग थी, तो कहीं ना कहीं
अर्ली इंडिकेशंस थे कि स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट की तैयारी है। और अभी सचिन ने शो की शुरुआत पे इसको कवर किया, तो बिल्कुल मेरे भी टारगेट्स 10,200 और 10,500 के हैं इस हफ्ते के, तो बिल्कुल बने रहें जिनके पास तेजी की पोजीशन है। एक बड़े चार्ट पर राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि ये जो अप ट्रेंड की शुरुआत हुई है, ये अभी सिर्फ एक शुरुआत है। रिस्क मैनेज करें, कोई भी डिप मिलता है इवेंचुअली 9800-9700 के आसपास, तो वो पोजिशनली खरीदारी के अच्छे मौके होंगे। मुझे लगता है यहाँ से ये स्टॉक आने वाले 3 से 4 महीने में 20 से 25% तक का भी अपसाइड दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो दीप, ये मारुति पर अपडेट था। और दूसरा अपडेट दीप एक और था BHEL पर, जो कि अनिल जी के बर्थडे वाले दिन मैंने BHEL बर्थडे स्पेशल रिकमेंड किया था, लगभग 82-83 रुपए के आसपास। तो वहां पर भी एक अच्छा मूव बनता हुआ नजर आ रहा है। और मैं जैसा कि अभी आशु जी ने 100 रुपए के टारगेट्स की बात करी, तो पहला शॉर्ट टर्म में टारगेट 100 रुपए का ही है, तो वहां तक तो बिल्कुल बने ही रहे। लेकिन मैंने बर्थडे स्पेशल पे डबल के टारगेट्स दिए हैं, उसमें 180-200 रुपए तक के टारगेट्स दिए हैं। तो पहले 100 रुपए के टारगेट्स तक वेट करें, वहां पर रिव्यू करेंगे। मेरा मानना है कि 6 से 8 महीने में ये स्टॉक डबल होने का पोटेंशियल रखता है, तो वहां पर भी बिल्कुल बने रहे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके होल्ड करें। तो ये है आपके लिए इस वक्त। आइए तब तक एक बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, एक तो सुबह के कॉल का अपडेट, MRPL सुबह दिया था 13% भी ऊपर है, टारगेट हिट उसमें हुआ है, तो उसमें मुहर लगा सकते हैं। और अभी जो स्टॉक रडार में आया है वो बाय का स्टॉक है। 108 का अभी भाव चल रहा है, 108.10 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है रिको ऑटो। रिको ऑटो के अंदर ब्रेकआउट है, रिसेंट के हाई के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, कंटिन्यूसली इसके अंदर तेजी देखने को मिल रही है। ये स्टॉक भी हमने कुछ समय पहले 80 के आसपास रेकमेंड किया था, उसके बाद कंटिन्यूसली अप मूव देखने को मिल रहा है। और अभी भी मेरे को लग रहा है कि रिको ऑटो के अंदर यहाँ से ब्रेकआउट मूव है और यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं 104 रुपए का, 104 के स्टॉप लॉस से रिको ऑटो में यहाँ पे CMB पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है, 112 का पहला टारगेट होगा, 116 का दूसरा टारगेट होगा। ये दोनों टारगेट शॉर्ट टर्म के होंगे। टारगेट अच्छे होने के बाद पोजिशनली इसके अंदर और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए 104 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 112 और 116 के टारगेट्स के लिए। होने वाला है कल या परसों, आई थिंक परसों एडजस्ट होने वाला, जो कुशल भी बता रहे थे, इस पर भी रखिएगा नजर। बट आइए अनिल जी की स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। बाजार भी बढ़िया रिकवरी के मूड में है। सर निफ्टी तो मूव करके पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है, ऑटो स्टॉक्स का बड़ा योगदान है। बैंक निफ्टी भी 45,200 के करीब आने की इस समय कोशिश कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा कमजोर हुए हैं, हम रिकवर हो रहे हैं, बट डाउ फ्यूचर्स सर डेज लो पर हैं, 160 अंक नीचे। जब स्ट्रैटेजी ली थी लास्ट टाइम तो 80 अंक नीचे थे, तो डबल लॉस हो गया इनका। नास्डैक फ्यूचर्स भी 100 अंक नीचे हैं, तो कमजोरी अमेरिकी फ्यूचर्स में क्लियरली दिख रही है। हम अच्छे मूड में, क्या करना है सर? दीप देखिए, आखिरी मिनटों में रिकवरी तो अच्छी है। 19,400 इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके आसपास निफ्टी आता हुआ दिख रहा है, जिसके आसपास बंद होने की कोशिश कर रहा है, तो निफ्टी थोड़ा बेहतर है। बैंक निफ्टी हल्का कमजोर है, 115 अंक नीचे, 45,200 के आसपास है। तो पहली चीज तो कि 150 पॉइंट, 200 पॉइंट अगर डाउन फ्यूचर्स नीचे हैं, तो और 3-4 दिनों के बाद ढंग से आज खुलेंगे, तो मेरे ख्याल से फ्रेश खरीदारी करने का मौका अभी नहीं बनता है कल के लिए। और अगर आपकी खरीदारी करने की इच्छा है तो इस कंडीशन पे करें कि 19,300 अगर कल मिले तो आपको और ऐड करना है, या 45,000, 44,900 अगर बैंक निफ्टी में मिले तो आपको डर न लगे, थोड़ा और नीचे ऐड करें, या फिर बेहतर होगा कि कल सुबह खरीदें। अगर पोजीशन है तो आप 19,300 का पुट ऑप्शन खरीदना चाहें हेजिंग के लिहाज से तो खरीद सकते हैं, और 45,000 का पुट ऑप्शन खरीद कर हेज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से फ्रेश खरीदारी को कल के लिए टालना चाहिए, क्योंकि डाउ फ्यूचर से आपको उतना सपोर्ट है नहीं, तो बेहतर है कल करें तो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। कल करें तो बेहतर है, ठीक है सर। कल आके देखेंगे, वेट एंड वॉच। नेस्डैक फ्यूचर्स नीचे, 150 पॉइंट कमजोरी है सर, बिल्कुल। तो कल सुबह एक बार आपको खुलने के लिए, या फिर आधा अभी खरीदें, आधा अगर कल नीचे मिले तो ही, बाकी बढ़िया। और अगर जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 50 पॉइंट के रिस्क के साथ शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी, और जिनको बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है उनको 45,500 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर ऊपर में थोड़ा अगले 15 मिनट में, 10 मिनट में, इसीलिए मैंने जल्दी 3-20 की स्ट्रेटेजी ले ली। अगर अगले 10 मिनट में थोड़ा और ऊपर मिले तो एक बार आप हल्की फुल्की शॉर्ट पोजीशन कर भी सकते हैं। ठीक है सर, चलिए। अदरवाइज वेट एंड वॉच करिए, ये आपके लिए क्लियर व्यू बन रहा है अनिल जी की तरफ से। ठीक है सर, करेंगे, यहीं पर आपको एक्शन भी बनते हुए दिख रहा है। आइए एक दो और स्टॉक्स पर फोकस कर लें, बाजार भी बस आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं क्लोजिंग के लिए। डिक्सन टेक, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही हैं, स्टॉक भी थोड़ा कमजोरी में है। जरा समझते हैं नुपुर के साथ। बढ़िया बाजार है नुपुर, एक्शन में काफी सारे स्टॉक्स हैं, डिक्सन टेक में क्यों, क्या खराबी चल रही है?
बिल्कुल, जेफरीज ने स्टॉक को एक्चुअली डबल डाउनग्रेड किया। पहले उनकी बाई की रेटिंग थी, उसे डबल डाउनग्रेड करके अब उन्होंने होल्ड पे डाल दिया। और जो टारगेट है वो 4,550 रुपये का है। हालांकि मौजूदा भाव से तो आपको ऊपर का ही टारगेट है, लेकिन उनका मानना है कि जिस हिसाब से पिछले 2 महीने में स्टॉक में 50 से 55% की शार्प रैली आई है, अब रिस्क रिवॉर्ड जो बन रहा है वो फेवरेबल नहीं उन्हें नजर आ रहा है, जिसके चलते उन्होंने डाउनग्रेड किया। वैल्यूएशन पे उनका कहना है कि हिस्टोरिकल एवरेज से 30% ऊपर फिलहाल वैल्यूएशन 1 साल फॉरवर्ड पे देखेंगे तो आपको 55 के पी पे ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक दिखेगा। और जो 75% कारोबार है कंपनी का वो OEM है, जिसके मार्जिन काफ़ी कम होते हैं, जिसके चलते कंपनी के मार्जिन नॉर्मली 3.5 से 4% रहते हैं। उस पर भी दबाव आने वाले क्वार्टर्स में नजर आ सकता है। मौजूदा जो मांग है वो काफ़ी कमज़ोर है, जिसके चलते हाई ग्रोथ का जो फोकास्ट कंपनी देती है उस पर भी डाउनसाइड रिस्क आती हुई जेफरीज को फिलहाल नजर आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो सेगमेंट है कंपनी का, उसकी ऑर्डर बुक भी देखें तो वहाँ पे जो ब्रांड ओनर्स हैं उनकी बिक्री की भी बजटिंग के कंसर्न्स यहाँ पर निकल के आते हैं, क्योंकि अगर मांग कमज़ोर है तो यहाँ पर ऑर्डर इनफ्लो आना थोड़ा सुस्त हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। इसलिए जेफरीज ने FY 23 से 26 की जो EPS है उसे 2 से 4% तक घटा दिया है। साथ ही साथ जो EPS उनका अब ग्रोथ अनुमान है वो 47% के आसपास का है। पेयर से भी कंपेरिजन करेंगे दूसरे प्लेयर्स से तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि डिक्सन के वैल्यूएशन बाकी प्लेयर्स से प्रीमियम पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 56 के PE पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल। केन्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो 52 पे ट्रेड करता है। एम्बर 31 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। एवलॉन की भी बात करें तो यहाँ पे 41 टाइम के PE पे ट्रेड करता हुआ दिखता है। तो वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, 30% ऊपर है हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से। और पिछले 2 महीनों में 50 से 55% की जो रैली हमने स्टॉक में देखी है उसके चलते अब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल जेफरीज को फिलहाल नहीं लग रहा है। तो इस समय जेफरीज को रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं लग रहा है, इसलिए स्टॉक में भी आप गिरावट देख रहे हैं। डबल डाउनग्रेड भी आपके लिए आया है। धर्मेश जी, कोई व्यू डिक्सन टेक पर सर? देखिए दीपांशु, से वैल्यूएशन ही यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजी का। और नॉर्मली ऐसे सेगमेंट में जो कंपनियां काम करती है उनके साथ वैल्यूएशन प्रीमियम चलता रहता है। और कंपनी का जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है मुझे नहीं लगता वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आएगी। इनफैक्ट ग्रोथ इनका बढ़ के आएगा, टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन दोनों का ग्रोथ चलता रहेगा। और मार्जिन 3.5-4% का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो बना रहेगा। इनपुट कॉस्ट को इनको बेनिफिट मिल रही है कंपनी की। इनको बेनिफिट ये है कि इनको चाइना प्लस वन का भी बेनिफिट मिल रहा है और चाइना से भी बेनिफिट मिल रहा है। जो Xiaomi करके कंपनी है चाइनीज़ की, उनका बेसिक जो टेलीफोन का, मोबाइल फ़ोन का ये स्क्रीन्स बनाते हैं उसमें इनकी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा। और 1-2 जो लास्ट में मैनेजमेंट सुना था, 1-2 बड़ी डील इनकी हो रही है जो अभी साइन ऑफ नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया है। अगर वो हो जाता है तो इनकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी थोड़ी और इम्प्रूव होगी। सो प्रॉब्लम बिजनेस वाइज ग्रोथ को लेकर के या प्राइसिंग इनपुट मार्जिन को लेकर कहीं भी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ वैल्यूएशन का हो गया है। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन के चक्कर में थोड़ा करेक्शन चल रहा है। 10-15% और नीचे आए तो वहाँ पर खरीदारी की ध्यान रखना चाहिए रादर देन सेलिंग। तो निचले स्तर पर खरीदारी के भी आप सोच सकते हैं। डिक्सन टेक पर व्यू आपके लिए इस समय बनते हुए दिख रहा है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एंड में आपको एक बड़ा रिवर्सल आते हुए दिख रहा है, बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। रियल एस्टेट काउंटर्स देखिए, DLF, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, तीनों में नीचे से अभी एक्शन बना है। स्पेशली DLF और ओबरॉय रियल्टी बड़े वाले ब्रेकआउट आ रहे हैं। 500 के लेवल पर अब आपको DLF वापस आते हुए दिख रहा है, तो जबरदस्त मूव इस पर आई है। ओबरॉय रियल्टी भी देखिए 2.5% ऊपर इस समय आपको दिख रहा है, तो जबरदस्त एक्शन इन 2 काउंटर्स पर आया है। एक बार बंसी जी से DLF पर राय लेना चाहूंगा। बंसी जी, देखें सर, सडनली रियल एस्टेट काउंटर्स में टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड आज अच्छी स्पाइक आ रही है। ये दिवांशु बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जिनके पास है क्लियरली बने रहने की राय है। गिरावट पे दीपांशु खरीदना चाहिए, बट स्ट्रक्चर बढ़िया है और इंटायर रियल एस्टेट के अंदर रिवर्सल देखने को मिल रहा है। और जैसा भी आपने बोला, ओबरॉय रियल्टी के अंदर भी एक रिवर्सल है, तो वहां पर भी खरीदारी की जा सकती है। और DLF दोनों पर आपको बड़ा एक्शन आते हुए दिख रहा है। आइए एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, एक्चुअली आप फर्स्ट आ गए, आपने यही स्टॉक पकड़ लिया जिस पर मैं कॉल देने वाला था। DLF में एक जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और 500 के स्ट्राइक में एक हैवी अनवाइंडिंग कॉल राइटर्स की तरफ से भी देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कल तक यहाँ पर 510-515 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इस ट्रेड को हम प्ले करेंगे DLF के 500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन के जरिए, जो कि अभी 18 रुपए पर ट्रेड कर रही है। पार्ट पोजीशन यहाँ पर बनाने की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक पिछले 2-3 मिनटों में थोड़ा रनअप कर चुका है। कोई अगर डिप मिलता है 17 रुपए तक तो पोजीशन को ऐड करेंगे। 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है।
24 और 28 रुपए के दो टारगेट्स डीएलएफ के 500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है डीएलएफ नया 52 वीक हाई बनाने के लिए तैयार है, एक अच्छे कंसोलिडेशन से निकल रहा है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है। 515 520 रुपए तक का मूव डीएलएफ में आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, तो डीएलएफ पर रखिए नजर, मूव इस पर आपको बढ़िया वाली आती हुई दिख भी रही है। सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 123 रुपीज 5 पैसा, 123 रुपए का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एनसीसी। एनसीसी के अंदर मोमेंटम है। एनसीसी यहां से एक साइडवेज मूव के बाद तेजी दिखाने को तैयार है। वैसे भी स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है और कंटिन्यूसली एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में ही है। लास्ट कुछ दिनों से साइडवेज मूव कर रहा था, लेकिन अभी ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। नीचे में इसका जो सपोर्ट है 119 रुपया 50 पैसे का है, तो 119 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। 119 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 128 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 130 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। तो एनसीसी के अंदर 1-2 दिनों के लिए खरीदारी करें 119 के स्टॉप लॉस से 128 और 130 के टारगेट्स के लिए। 128 और 130 के टारगेट के लिए खरीदारी करें एनसीसी। कुछ बड़े ब्रेकआउट आपको टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड इस समय आते हुए दिख रहे हैं। एक बिल्कुल वागले साहब के लिए भी वागले का बंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, एचडीएफसी लाइफ में एक ब्रेकआउट है, 672 का करंट भाव है, 72-71 ये रेंज में बाय करें। एक 7 रुपए का स्टॉप लॉस होगा 666 665 के आसपास का। मुझे लगता है 690 का लेवल आपको कल देखने को मिलना चाहिए। 690 के टारगेट एचडीएफसी लाइफ, इस पर भी आपको करके चलनी है खरीदारी टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड। बढ़िया रोटेशन हुआ है स्टॉक्स का और मूव आ रही है। अपोलो टायर्स को भी देखिए, इस पर भी एक मूव आई है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में मूव आई है। ब्रिटानिया ये मूव करते हुए आपको दिख रहा है इस समय। हीरो मोटो तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग यहाँ पर एक्शन है, हालांकि बैन लिस्ट में है। डेल्टा कॉप में भी टुवर्ड्स एंड एक रिवर्सल आते हुए दिखा। आईडीएफसी ये भी थोड़ा एक्शन में आपको आते हुए दिख रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा में भी मूव आई है। तो टुवर्ड्स एंड एक बढ़िया रिकवरी आ रही है। आशु जी, जो आप बात कर रहे थे स्टॉक्स लेड रिकवरी आ रही है, इंडेक्स पर भी हमने देखा है निफ्टी वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया। तो कल के लिए फायरवर्क्स के लिए तैयार हो रहा है बाजार सर? मुझे तो दीपांशु देखो बिल्कुल लगता था, मेरा मतलब जो अपनी स्टडी का रिजल्ट था वो यही था कि ट्रेड लॉन्ग का बनता है और ट्रेड एक कैलकुलेटेड करना चाहिए कि मुझे तो 100 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में लगती है। स्पाइक आए, टेम्परेरी आए, स्पर्ट आए, उसको कुछ भी कहो, बट वो ट्रेड लॉन्ग का बनता था। तो इसलिए मतलब मैं तो उसे कंटिन्यू करूंगा। जो 16 रुपए का हमने स्प्रेड बनाया था, अभी वो 22-23 रुपए का है। तो मुझे तो 3 गुना पैसे करने हैं कि अगर 16 के 3-4 गुना हो जाए तो बस हमारा काम हो जाता है। दीपांशु, हमें क्या लेना, 300 हो जाए, 500 हो जाए। चलिए, बढ़िया मूव आ रही है, बाजार में भी अच्छी रिकवरी है। टुवर्ड्स एंड स्टॉक्स का भी रोटेशन जबरदस्त रहा है। बीएचईएल 94 के लेवल्स के करीब जा रहा है फ्यूचर्स में, इस पर भी नजर रखिएगा। आज बढ़िया एक्शन, कई सारे काउंटर्स आपको दिखा के गए और थ्रू द डे सुस्त रहने के बाद एंड में आप पॉइंट वाइज देखेंगे तो गेन कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट डेज लो से रिकवरी देखेंगे। एंड में जो थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आया उसका एक्शन देखेंगे और 19,400 के ऊपर जो बाजार क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहा है उसका एक्शन देखेंगे तो डेफिनेटली थोड़े पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। 10,000 यहाँ पर हमने देखा है, मारुति ने भी क्रॉस कर लिया है। बीपीसीएल, वागले साहब जरा इसको भी देख लीजिए, आज एक्टिव ये भी है, 2.5% ऊपर बंद हो रहा है। बाकी सेक्टर्स की तेजी में बीपीसीएल आज थोड़ा इग्नोर हो गया, बट अच्छी मूव इसमें भी आई है। कोई बीटीएसटी ट्रेड दिखता है या चार्ट्स पर कोई राय सर? दीपांशु, एक्चुअली ये ट्रेड मिस हो गया जब इसने 380, 380, 381 ब्रेक किया। ये एक्चुअली ब्रेक का टाइम था, तो नहीं तो ये आ जाता था हमारे रडार पर, लेकिन पैटर्न बहुत ही बढ़िया है। पोजिशनली आपको लेना है, ये मुझे लगता है 410 तक जाने के लिए तैयार है। हाँ, हल्का सा करेक्टिव आता है, कल आपको मिलेगा कंसोलिडेशन में 2-3-4 रुपए, इवन 385, 384 ये रेंज में। आपको 377 के स्टॉप लॉस से लेना है, 410 का टारगेट, 3 से 4 दिन का टाइम। एक और स्टॉक जिस पर अच्छी मूव आई है भारत फोर्ज, इसको भी रखी नजर। आज वैसे दिन मदरसन का था जिसमें आपने जबरदस्त एक्शन देखा है। स्टॉक ऑफ द डे में अनिल जी ने बात भी करी थी, बट भारत फोर्ज भी आपको एक बढ़िया मूव दिखा कर गया है, तो इस पर भी रखिएगा नजर। थोड़ा एक्शन आ रहा है, एक बार जरा स्पॉट में भी भारत फोर्ज का चार्ट देख लेते हैं, बट मूव आज इस पर आपको अच्छी आती हुई दिखी है। देखते हैं कल भी अगर ये ऑटो एंसिलरी कुछ स्टॉक्स जो हैं वो आपको अच्छे मूव में दिखते हैं या नहीं। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं।
इवेंटफुल डे रहा है। थ्रू द डे थोड़ी सुस्ती थी, थोड़ा कंसोलिडेशन हमने देखा। इंडेक्स लेवल पर आप कहीं नहीं बंद हो रहे हैं, बट एक रिकॉर्ड क्लोजिंग के लिए निफ्टी जरूर आपको तैयार होते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है। बट स्टॉक्स का दिन था, जैसे आज सुबह बात हो रही थी, 0.1% की मूव आपको मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में आती हुई दिख रही है। तो ब्रॉडर एंड ऑफ द मार्केट में आज जबरदस्त एक्शन रहा। और स्टॉक्स की मूव देखिए, डिवीज लैब 6% ऊपर, बजाज ऑटो 0.6% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ 4.5% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प कल की 6% तेजी के बाद आज 4% ऊपर बंद हो रहा है। मारुति नई लॉन्च से पहली बार हम देख रहे हैं 10,000 के पार ये काउंटर आपको जाते हुए दिखाए और वहीं पर क्लोजिंग के लिए भी तैयार हो रहा है। टेक महिंद्रा में अच्छी खरीदारी थी, सुबह इन्फोसिस भी बाजार सहारा दे रहा था और एफएमसीजी की तरफ से बड़ा सहारा आया है। आईटीसी और एचयूएल दोनों एफएमसीजी दिग्गज आज आपको अच्छी खरीदारी दिखा रहे हैं, 2-2% ऊपर। आईसीआईसीआई बैंक भी अच्छा दिख रहा था। एशियन पेंट्स, एमएनएम, ओएनजीसी, ग्रासिम, अदानी एंटरप्राइजेस, एलएनटी, भारती एयरटेल और टाटा स्टील में भी आपने पॉजिटिविटी देखी है। मूड खराब हुआ है एचडीएफसी बैंक की तरफ से, दोनों 3-3% गिरे हैं। आइशर कल की बड़ी गिरावट के बाद आज फिर से 2.5% नीचे है। उसके अलावा थोड़ी गिरावट आपने टाटा कंज्यूमर, यूपीएल, बजाज फिनसर्व, हिंडाल्को, विप्रो, अपोलो हॉस्पिटल्स और टाटा मोटर्स में देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आई है और यहाँ पर भी कई सारे एक्टिव स्टॉक्स आपको दिखे हैं। 7% ऊपर बीएचईएल था, जबरदस्त एक्शन। मदरसन 6.5% ऊपर रहा। कोलगेट में लंबे समय बाद एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है। आरबीएल बैंक अच्छे अपडेट के बाद ये काफी एक्टिव था। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर में खरीदारी थी। एक्साइड यहाँ पर पॉजिटिविटी थी। डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी एंड टुवर्ड्स द एंड इवन गोदरेज प्रॉपर्टीज काफी एक्टिव हुए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, आईडीएफसी, औरो फार्मा ये भी आपको काफी अच्छी गेंस दिखा रहा था। गिरावट डिक्सन टेक जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, 3.5% का कट। कैनफिन होम्स में आपने कमजोरी देखी। एस्ट्रल थोड़ा वीक था। बंधन बैंक पर थोड़ी गिरावट आई। एसआरएफ भी कमजोर रहा है। दीपक नाइट्राइट यहाँ पर भी गिरावट थी। केमिकल स्टॉक्स पर रखिए नजर, थोड़ा प्रेशर यहाँ पर बन रहा है। जुबिलेंट फूड और टाटा कंज्यूमर ये भी आपको थोड़े वीक दिखे हैं। बट कैश स्टॉक्स यहाँ पर जबरदस्त एक्शन वाला दिन रहा है और कई सारे कैश स्टॉक्स ने कमाल करा है। एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो सुबह से ही हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर थे, दोनों में बड़ी तेजी आई है। वेल्सपन कॉप 7% ऊपर हो रहा है। सन फार्मा एडवांस, स्पार्क, आरसीएफ, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, मैस्टेक, सीई इन्फोसिस्टम्स, मैपमा इंडिया, एमएमटीसी, इसके अलावा लॉयड मेटल्स, यूटीआई एएमसी, पीएनसी इंफ्रा, पूना वाला फिनकॉप, कंसेंसस व्यू है एक्सपर्ट्स का। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 3-4 दिनों से इस पे भी बड़ी मूव आ रही है। ये सारे काउंटर्स आपको कमाल करते हुए दिखा रहे थे। तो टुवर्ड्स द एंड 19,400 के ऊपर और बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे बंद हो रहे हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी जो करीब 100 पॉइंट नीचे बंद होने की तैयारी में है। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आए उससे पहले एक बार मैं आपको बता देता हूं कि आज शाम के लिए क्या कुछ आयोजन किया गया है। मुंबई में मीजल्स यानी खसरा फिर से पांव पसारने लगा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल अब तक खसरे के मामलों में 5% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इस दौरान 4 बच्चों की मौत भी हो गई है। आखिर हर साल मुंबई में खसरे का खतरा क्यों मंडराने लगता है? क्या इसके टीकाकरण को लेकर प्रशासन की ओर से लापरवाही बरती जा रही है या लोगों में ही वैक्सीनेशन को लेकर उदासीनता है या फिर इसके फैलने की कुछ और वजह है? तो शाम 6 बजे इसी पर होगी चर्चा। जानेंगे कि इससे बचने के उपाय क्या हैं, हमें आपको अपने स्तर से क्या सावधानी बरतनी है और क्या कुछ इस पर प्रिकॉशंस लेने हैं। तो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर संजय राय जो कि प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन एम्स के, डॉक्टर कृति सबनिस जो कि संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं फोर्टिस हॉस्पिटल से, और साथ ही डॉक्टर समीर भाटी जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं। शाम 6 बजे जरूर देखें खसरा क्यों पसरा। इसके अलावा अगर आप निवेश की कर रहे हैं तैयारी तो कहीं गलतियां न पड़ जाएं निवेश पर भारी। आज जानेंगे किन गलतियों से निवेश में हो सकता है नुकसान, निवेश के जोखिम को कैसे पहचानें और गलतियों को कैसे सुधारें। 6:30 बजे मनी गुरु में देखिए निवेश पर भारी 5 गलतियां। हमारे साथ होने वाले हैं हेमंत रुस्तगी साहब, सीईओ वाइज इन्वेस्ट, और पूनम रुंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। इसके अलावा वर्चुअल वर्ल्ड यानी आभासी दुनिया में मौजूद हमारे आपके डेटा को सुरक्षा मिलने वाली है। आज कैबिनेट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बिल के संसद के मॉनसून सत्र में पेश होने का रास्ता भी साफ हो गया है। इस बिल से हमारा डेटा कितना सुरक्षित रहेगा और क्या इससे डेटा लीक की घटनाएं रुकेंगी? तेजी से हो रहे डिजिटाइजेशन के दौर में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल कितना प्रभावी रहेगा, इसी पर करेंगे चर्चा। 360 डिग्री एनालिसिस इंडिया 360 में आप देखिए डिजिटल डेटा को सुरक्षा घेरा। फाइनल फिगर्स भी हमारे सामने हैं और हल्की ही सही बट निफ्टी
400 के ऊपर क्लोज करने में फेल हो गया है 1.5 पॉइंट से फेल हो गया, बट नॉनदलेस 9.9 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है। 150 पॉइंट का कट आपको बैंक निफ्टी में दिखा है 45,150 के लेवल और 65,450 के आसपास सेंसेक्स में मामूली कट के साथ क्लोजिंग हो रही है। तो जो ट्रेंड बना हुआ था पिछले 4 दिन का रिकॉर्ड क्लोजिंग का, निफ्टी ने तो आपको रिकॉर्ड क्लोजिंग दिखा दी, बट सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का वो ट्रेंड आपके लिए बंद होते हुए दिख गया है। आइए क्लोज आउट करते हैं शो को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का आज हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। सुमित जी, सचिन जी, राकेश जी, कुणाल जी, आपका, साथ ही वागले साहब, आशु सर, जय ठक्कर और धर्मेश कांत साहब और हिमांशु जी।